आज जो है ये फर्स्ट लेक्चर है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो सबसे पहले जो है मैं आपको PSX जो है वेबसाइट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, हम इसको कैसे अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के बारे में ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाने के लिए आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी लिख दें, नहीं तो PSX लिख दें। PSX लिखेंगे, पहली ये जो विंडो ओपन हो गई। उसके बाद ना यहाँ पर हमारा जो है सिर्फ हमारे ये पूरी विंडो जो आएगी, आपने मतलब इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाना, सिर्फ हमारे दो काम है, एक ये मार्केट समरी और दूसरा ये PSX डाटा कोड। तो पहले वन बाय वन देख लेते हैं। पहले मार्केट समरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये इसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो गया। अच्छा, मार्केट समरी में ना ये मार्केट का स्टेटस दिखा रहा है कि मार्केट इस टाइम मतलब रुकी हुई है, सस्पेंडेड है। और अगर चल रही होगी मार्केट तो उसको कहेंगे कि मार्केट लाइव चल रही है। और ये इस टाइम ना डेट दिखा रहा है 9 जुलाई की, 9 जुलाई 2021। तो ये डाटा भी जो है ना ये 9 जुलाई का है, ये रात का बता रहा है। इस टाइम मार्केट जरा मतलब क्लोज है, मार्केट सस्पेंडेड है। और वॉल्यूम जो है वो इस दिन 9 जुलाई को इतना ट्रेड हुआ है, कितना बन जाता है ये 809 लैक्स 59 लैक्स 50 करोड़, 50 करोड़ 50.5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 9 जुलाई को। उसके बाद जो वो ट्रेड हुआ वॉल्यूम, उसकी टोटल नेटवर्थ कितनी बनती है, उसकी वैल्यू इन ये PKR में कितनी बनती है, तो वो ये लिखा हुआ है। आप इसको देख लें, ये कितना बनता है 300, यहाँ पे 1 लाख हो जाता है, ये 40 लैक्स हो गए, ये 37 करोड़ और ये 15 बिलियन हो गए, 15 अरब 37 करोड़ 40,63,311 रुपए का वो नेटवर्थ बनी, जितना जो वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है। उसके बाद ये थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं एडवांस के। 9 जुलाई को जो मार्केट ओपन हुई उस दिन 153 कंपनीज जो है वो ऊपर गई हैं, उनकी क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। विद रिस्पेक्ट टू 8 जुलाई के साथ कंपेयर करें तो 9 जुलाई को 153 कंपनीज ऊपर गई हैं, उनकी ग्रीन क्लोजिंग हुई है, इसलिए ये ग्रीन कलर में आया हुआ है। और 213 कंपनीज उनकी क्लोजिंग नेगेटिव में हुई है, इसलिए ये रेड कलर में आया हुआ है। और अनचेंज जो है वो 8, मतलब जो उनका 8 जुलाई को जिस रेट पे थी वही 9 जुलाई को भी उसी रेट पे जाकर बंद होगी। और टोटल कंपनीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनमें ट्रेडिंग हुई, वो 374 बनती है। ओवरऑल जो है ना मार्केट में ऑलमोस्ट 600 के आसपास जो है ना वो कंपनीज रजिस्टर्ड है PSX में। लेकिन जो 9 जुलाई को जिनमें काम हुआ, जिनमें ट्रेडिंग हुई, वो 374 है। अच्छा, उसके बाद ये इंडेक्सेस ये आ जाता है KC 100 और ये KC ऑल आ गया। अच्छा, नीचे जो है ना ये असल चीज आ रही है, ये अब मैंने बात की कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 600 तक की जो है वो कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो वो कंपनीज जो है उनको अब आगे सेक्टर वाइज बेसिकली डिवाइड किया गया है। अब ये ऑटोमोबाइल असेंबलर है, इसमें जो भी ऑटो से रिलेटेड कंपनी होगी वो इस सेक्टर में आ जाएगी। ये जो 10-12 कंपनीज बन जाती हैं वो सारी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होंगी, इस सेक्टर में आ गई। जैसे ये आ जाता है होंडा एटलस आ जाता है, गंधारा आ जाता है। गंधारा मतलब भाई सूजो, ये अक्सर अपने ट्रक्स बसेस के आगे लिखा होता है सूजो, गंधारा है। अलगाजी ट्रैक्टर्स आ जाता है, ये साजगार आ जाता है। फिर पार्क सुजुकी, ये मतलब ऑटोमोबाइल आ गया। अब ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज है, उससे रिलेटेड ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स और एक्सेसरीज वगैरह से रिलेटेड जो चीजें, जैसे कि ये बैटरी आ गई इनकी, ये जनरल टायर वाला आ गई, पैंथर टायर आ गई, ये एटलस बैटरी आ गई। उसके बाद ये केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स है, वेव्स आ गए, इसमें पाक इलेक्ट्रॉन आ गया, पाकिस्तान केबल्स आ गई। फिर ये सीमेंट सेक्टर आ जाता है, इसमें सारे सीमेंट के शेयर्स आ जाएंगे। फिर ये केमिकल के शेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद ये कमर्शियल बैंक, इसमें सारे बैंक्स आ जाएंगे, बैंक ऑफ पंजाब आ गया, फैसल बैंक आ गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आ गया। ये इंजीनियरिंग, इसमें सारे स्टील सेक्टर आ जाएंगे, मुगल स्टील आ गया, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ गया, फिर एमरेली स्टील आ गया, IC स्टील आ गया। मतलब ये बेसिकली ना सारे सेक्टर्स में डिवाइड की हुई है ना, सारी जितनी भी कंपनीज है उनको सेक्टर वाइज डिवाइड करके यहाँ पे शो किया हुआ है। अब मैं देखना चाहता हूँ फर्टिलाइजर में कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है हमारी स्टॉक एक्सचेंज की, तो मैं यहाँ पे मार्केट समरी में आकर ये देख सकता हूँ कि अच्छा 1 2 3 ये 6 जो कंपनीज है ना ये फर्टिलाइजर सेक्टर में आती है। तो ये मुझे बेसिकली ना यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आप इसके बिल्कुल नीचे जाएंगे ना, आप नीचे जाते जाएंगे, बाकी भी ये सेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आ गया, मार्केटिंग कंपनीज आ गई, फार्मास्यूटिकल आ गया, रिफाइनरी आ गई। अच्छा, नीचे जाएंगे ना आपको एक और टेबल मिलेगा, उसका ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना ये कुछ कंपनीज होती हैं उनमें हम ना फ्यूचर में
काम कर सकते हैं। फ्यूचर में ये वो कंपनीज होती हैं जिनके अंदर हमें लीवरेज बाइंग अलाउड होती है, और दूसरी चीज हमें शॉर्ट सेलिंग अलाउड होती है। ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट सेलिंग वगैरह इसमें कैसे अलाउड होती है, और बाकियों में कहाँ अलाउड है कहाँ नहीं अलाउड, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। बस आप ये ज़हन में रखें, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मार्केट समरी के बिल्कुल एंड में जाके मिलते होते हैं। ये इतने से जो है ना 60-70 के आसपास, 60-65, ये जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाती हैं। तो बस हमारा मार्केट समरी में यही काम था। दूसरा अगर आप नोट करें तो अब ये जैसे है ना, आगे टेबल बना हुआ है, एक पे लिखा है एलडीसीपी, एक में ये ओपन लिखा है हाई लो करंट चेंज वॉल्यूम। अब ये जो है ना 9 जुलाई का डाटा है, इसमें अब ये दिखा रहा है कि एजीपी जो थी, एजीपी एलडीसीपी का मतलब है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। अब ये 9 जुलाई की हिस्ट्री है, तो अब ये जो है एलडीसीपी का मतलब है 9 जुलाई से लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। लास्ट डे 9 जुलाई का लास्ट डे बनता है 8 जुलाई। अब ये 8 जुलाई का बता रहा है कि 8 जुलाई को जो एजीपी था वो 150.6 इस पे क्लोज हुआ था, और अगले दिन जो ओपन हुआ वो 154.4 पे ओपन हुआ। उस दिन का हाई भी यही रहा, और उस दिन का लो जो था वो 147.5 बना, और करंट जो है जो क्लोजिंग हुई वो यहाँ पर होगी। अब इस करंट क्लोजिंग को आप इसके साथ अगर कंपेयर करें एलडीसीपी के साथ, तो ये 1.75 रुपीज डाउन हुआ है। मतलब इसमें 1.75 जो है ना वो रुपीज नीचे क्लोज हुआ है ना, तो ये फिर ये रेड में आ गया कि इसकी नेगेटिव क्लोजिंग आई है विद रिस्पेक्ट टू एलडीसीपी। करंट को जब कंपेयर किया जाता है नेगेटिव में आया 1.75, इसलिए इसका कलर भी रेड हो गया। और ये दिखा रहा है कि इस दिन एजीपी में 6,60,600 शेयर जो है ना वो ट्रेड हुए। उसके बाद आप इसको देख लीजिए, सिटी फार्मा है, इसका तो आईपीओ आया था, ये 32 पे ही इसने ओपन होना था आईपीओ के हिसाब से, और ओपन 32 पे इसका मतलब एक वो रेट था जहाँ पे इसको कंसिडर किया गया। ओपन 33.51 पे हुआ, इस दिन का हाई ये रहा, लो इस दिन का ये रहा, और करंट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आके वो क्लोजिंग आ गई उसकी। तो इस एलडीसीबी के साथ अगर आप कंपेयर करें तो 2.4 रुपीज इसमें गेन हुए। तो ये गेन हुआ, पॉजिटिव क्लोजिंग आई है करंट के साथ। जब हमने एलडीसीबी को कंपेयर किया तो पॉजिटिव आया, 2.5 रुपीज ऊपर क्लोजिंग आई है, और टोटल वॉल्यूम जो है वो ये शेयर हुए, ये सॉरी टोटल वॉल्यूम ये वाला ट्रेड हुआ है 1,50,00,000। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता होता है। अब यहाँ पे एक चीज बस देखने वाली है, अगर आपने ट्रेड करनी है, ट्रेड आप किस में कर सकते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम होगा। एबट के अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते, पूरे दिन में ही सिर्फ 250 वॉल्यूम ट्रेड हुआ। आपके पास अगर एबट के 500 शेयर्स भी हैं, इसका मतलब आपका तो कोई, आपके पास अगर 500 आपने बाय किए हुए हैं, आपके पास सैलरी नहीं है, मतलब देखें दिन की ट्रेड ही सिर्फ 250 हुए हैं। एजीपी में हम कर सकते हैं, सही है, ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, 6,60,000 ट्रेड हुए हैं, वॉल्यूम ओके है। सिटी फार्मा में हम ट्रेड कर सकते हैं, फ्रोज में भी हम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में इसमें हम नहीं कर सकते। और इसमें इस वाले इसमें थोड़ा बहुत बस है कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसका भी कोई इतना अच्छा खास वॉल्यूम नहीं है, इसका तो वॉल्यूम ऐसे ही नहीं है। और ये आईबीएल में हम ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर, सरल में हम कर सकते हैं ट्रेड। उस हिसाब से हम ऊपर जाके अगर देखें तो इसमें ये एपीएल में हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों, इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। अगर आपके पास ये इसके एलपीजी के आपके पास इसमें 2,000 शेयर्स भी हैं, तो वो टोटल दिन के 3500 ट्रेड हुए हैं। तो उस हिसाब से मे भी आप जिस रेट पे वो बेचना चाहते हैं, अगर आपके पास इसके 2,000 होल्डिंग में है, आप बेचना चाहते हैं, तो सेलर ही नहीं होगा। अगर सेलर होगा भी तो वो आपके रेट पे आपसे परचेज नहीं करेगा आकर, सॉरी मेरा मतलब बायर नहीं होगा, और वो आपने उनको सेल करना है बायर को, तो वो आपके रेट पे आके शायद बाय भी ना करे। तो इनमें जो है ना वो बाय रेट और सेल रेट में बड़ा फर्क होता है। सेलर कोई और किसी एक रेट पे बैठा था, बाय रेट उससे काफी दूर किसी और रेट पे बैठा होता है। जिनमें वॉल्यूम नहीं होता ये उसमें होता है। तो जिसमें वॉल्यूम होता है इसमें ट्रेड कर सकते हैं, स्कोर में ठीक है। एचटीएल में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, वॉल्यूम अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऑलमोस्ट लाख में तो वॉल्यूम होना चाहिए ना। ये एसएनजी भी बहुत अच्छा देखें, 33 लाख वॉल्यूम है, इसमें अच्छा खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये मार्केट समझने से हमने ये चीज बेसिकली ना इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, सेक्टर वाइज देख सकते हो, तो ये देख सकते हैं कि किन में वॉल्यूम ज्यादा होता है, किन में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो नेक्स्ट है वो हमारा है पीएसएक्स डाटा पोर्टल। इसको ओपन किया मैंने, ये तो अभी लाइव दिखा रहा है, अभी मार्केट ओपन हो चुकी है 12 जुलाई। तो अब ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है, मार्केट का हाई 12 जुलाई, आज का मार्केट का हाई रहा है 47,715, और मार्केट का आज के दिन का ही लो रहा है 47,447.66। और अभी तक जो वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं वो ये बनते हैं 1,96,00,000,
उसके बाद 1 ईयर चेंज का मतलब है, ये आज डेट है 12 जुलाई, 12 जुलाई 2021 अगर आप इसको कंपेयर करें 12 जुलाई 2020 के साथ, तो जो 2020 में 12 जुलाई को इंडेक्स की वैल्यू थी, उसको अगर हम आज के इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करें तो इंडेक्स 31.35% ऊपर है, अप ट्रेंड में पॉजिटिव है 31%। YTD का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 जनवरी। अब ये 2021 का कोई भी महीना चल रहा होगा, कोई भी दिन चल रहा होगा, YTD का मतलब आएगा कि अब 12 जुलाई है, आज अभी 12 जुलाई चल रही है, तो 12 जुलाई को जो इंडेक्स की वैल्यू इसको कंपेयर किया है YTD मतलब 1 जनवरी को जो इंडेक्स की वैल्यू थी, और ये आ जाता है वही LDCB लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, ये यहाँ पे हुई थी 47,563 पे। और जो ये चीज़ है ये डे रेंज दिखा रहा है कि अभी आज के दिन का हाई यहाँ तक रहा है, ये वाला हाई ये यहाँ तक रहा है, आज के दिन का लो ये वाला ये यहाँ तक रहा है, और अभी इंडेक्स यहाँ पे है, तो इन दोनों अगर इसमें इसको एडजस्ट करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है कि इंडेक्स से इस टाइम यहाँ पे है, वो वैल्यू क्या बनती है 47,472। और ये 52 भी एक रेंज दिखा रहा है कि विद एज कम्पेयर हम करें इसको 12 जुलाई 2020 के साथ कंपेयर करें तो इंडेक्स का जो लो रहा है इस पूरे साल में लो ये रहा है, और हाई जो इंडेक्स का वो पूरे साल का ये रहा है 52 वीक रेंज आ गया ना, इसमें पूरा साल आ जाता है। अच्छा, जो दूसरा हमारा काम है वो है आ जाता है यहाँ पे कि हम ये यहाँ पे ना तीन वो बने हुए हैं, तीन जो है हमारे यहाँ पे टेबल बने हुए हैं। ये टेबल पहले लिखा हुआ है टॉप एक्टिव स्टॉक्स, इसके अंदर सिर्फ वो वाले स्टॉक्स होंगे जिन, ये टॉप एक्टिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है, जिनमें ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, ये यहाँ पे आ जाएंगे। अभी WTL में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, अभी आज मार्केट खुले ही कोई घंटा हुआ है, इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ गया है, 3,36,00,000 का वॉल्यूम आ गया अभी तक। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे ये GGL है, ट्रिपल GL है, फिर TPL में वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड हुआ है, फिर ये सिटी फार्मा में ज्यादा ट्रेड हुआ है, ये विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वाइज आ जाते हैं सारे ना। तो और ये टॉप एडवांसेस आ जाता है कि जो टॉप 10 आज जो सबसे ज्यादा गेनर है, अब सबसे ऊपर ये आ जाता है गेनिंग में, पॉपुलर इस्लामिक मुरब्बा आ गया, उसके बाद ये आ गया अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स, फिर ये सिटी फार्मा आ गया। अब और ये उसी तरह से ये डिक्लाइन शो कर रहा है कि आज के दिन के जो डिक्लाइनर है विद रिस्पेक्ट टू ये परसेंटेज में जो नेगेटिव में गए हैं, ये अभी ये कौन सा दीवान टेक्सटाइल मिल जो है आज के दिन में 16.17% नेगेटिव हो गए। उसके बाद ये KOHP कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड, ये भी 7.47 जो है परसेंट नेगेटिव हो गया है। बस यहाँ पे जो है ना ये टॉप 10 दिखाए जाते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, शेयर्स टॉप 10 दिखाए जाते हैं जो गेन हुए हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आज। टॉप डिक्लाइनर्स दिखाए जाते हैं जो नेगेटिव रहे हैं टॉप 10। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप ये नीचे चले जाते हैं ना, तो नीचे आपको ये टॉप 25 जो है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू आपको वॉल्यूम नजर आ जाएंगे। आपने बढ़ाना है इसको, आप यहाँ पे 50 कर दें, 50 करेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम 50 जो है ना वो शेयर्स आपको शो हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आपने सेक्टर वाइज देखना है तो यहाँ सेक्टर वाइज देख लें कि मैंने अगर देखना है, मैं चाहता हूँ मैं इंजीनियरिंग का देखता हूँ ना, तो इंजीनियरिंग का मैंने देख लिया कि ये मैंने स्टील सेक्टर खोल लिया, ये इसमें जितने भी स्टील के हैं वो सारे वॉल्यूम के वाइज आ गए कि सबसे ज्यादा आज TSL में ट्रेड हुआ है, फिर इसमें हुआ है, फिर ये नीचे इससे ये चीज आ जाएगी। तो ये यहाँ से हम थोड़ा सा इसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। मैंने अभी कोई और सेक्टर देखने के मैं चाहता हूँ मैं सीमेंट का देखूँ किसमें ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है आज, सबसे ज्यादा अभी नंबर 1 पे DCL आ गया अभी, क्योंकि मार्केट खुले अभी घंटा हुआ है, तो घंटे में अभी तक ये वॉल्यूम आया। दूसरे नंबर पे ये राइट शेयर आ गए इसके, फिर ये DGKC में वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है तीसरे नंबर पे, फिर मैपल लीफ में हो रहा है, वो सबसे जो कम हो रहा है वो इसमें हो रहा है, उससे जो सेकंड नंबर पे जो कम हो रहा है सेकंड लास्ट वो ये है बेस्ट वे सीमेंट। तो यहाँ हम ना मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपनी अपने फायदे के लिए इस चीज को इस तरह यूज कर सकते हैं, इस वाली विंडो को P6 डाटा बोर्ड। इसका एक और यूज भी है बहुत अच्छा, वो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे सर्च बार बनी हुई है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का ना कोई भी कंपनी का जो है ना आप शेयर लिख दें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इसमें मैं मैपल लीफ लिख देता हूँ MLCF। अपने अगर आपको इसके एब्रीवेशन आते हैं तो आप बहुत जल्दी इसमें काम कर लेंगे, मतलब जल्दी से आपने टाइप कर दिया, आपको एब्रीवेशन आता है पाइनियर का PIOC लिख दिया, आपको आता है लकी तो लकी, उसके बाद आपको फिरोज सन्स का आता है तो FEROZ है उसका सिंबल, तो एब्रीवेशन सॉरी। तो आप ना मतलब ये प्रैक्टिस से आपको सारी याद होती है, याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो मैपल लीफ अगर आपको सपोज नहीं याद, मैपल लीफ पूरा लिखे हैं M में
ये आप लिखेंगे ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने पूरा नाम मैं लिख रहा था तो ये यहाँ पे इसने दिखाना शुरू कर दिया, इसको मैंने यूं क्लिक कर दिया। अगर जो बिगिनर है वो यूं निकाल सकते हैं। आपको अगर शेयर्स के नाम नहीं आते तो वही यहाँ पे मार्केट समरी हमने देखी थी, यहाँ से जाके हम शेयर्स देख सकते हैं। इसको एज इट इज यहाँ टाइप करेंगे, कोई जैसे ये आ गया, मैंने ये इतना सा टाइप किया तो मेरे पास ये निकला है फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम। तो ये चीज आगे यहाँ से आप ना यूं सर्च करें। अब इसमें हमारा काम क्या है, इस वाली विंडो में PSX डाटा पोर्टल में, ये एक तो हमें ना ये दिखा रहा है कि जो सारे शेयर एक तो रेगुलर मार्केट में तो होते ही हैं। उसके बाद कुछ शेयर होते हैं जो रेगुलर में, तो वो तो रेगुलर में सारे होते हैं, जो फ्यूचर में भी होते हैं कुछ शेयर। अब इसको मैंने ओके किया तो इसने मुझे दिखाया कि FFBL जुलाई, मतलब जुलाई का महीना चल रहा है तो ये फ्यूचर में है FFBL। अब मैं कोई और ओपन करता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ जैसे मैंने फ्लाइंग ओपन कर लिया। तो मैंने फ्लाइंग को ओपन किया, उसके बाद मैंने ये देखा रेगुलर रेगुलर में तो सारे ही होंगे। मैं देखता हूँ इसमें क्या फ्यूचर में कर सकता हूँ। नहीं, फ्यूचर का ब्लैंक हो गया, ये फ्यूचर में है ही नहीं। मैं खोलता हूँ अब दोबारा मैपल लीफ खोलता हूँ। मैपल लीफ मैंने खोला, रेगुलर में तो है, होना ही है उसमें। फ्यूचर में है जी, फ्यूचर में भी है। तो इसका मैं इस्तेमाल आपको बाद में कहूंगा कि फ्यूचर में है तो हम इसका फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो ये चीज है, अभी हम इस विंडो को हमने कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, इसकी बात हो रही थी। अ, हाँ, अभी हमने ये निकाल लिया मैपल लीफ, यहाँ सर्च बार में हमने लिखा था, ये मैपल लीफ निकला है जी। मैपल लीफ की जो ये है ना, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक तो इसने बता दिया कि ये फ्यूचर में है, दूसरा इसने बताया कि आज जो है ओपन LDCP इसकी देख लेते हैं पहले। LDCP यहाँ लिखी हुई होगी, ये 45.77 पे क्लोज हुआ था 9 जुलाई को। अभी ये 12 जुलाई है, आज 9 जुलाई मतलब फ्राइडे वाले दिन ये 45.77 पे क्लोज हुआ। आज ओपन 2 पैसा नीचे ओपन हुआ है। आज के दिन का हाई 45.9 रहा है, आज के दिन का लो 45.61 है। अभी तक इसमें जो वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है वो 7,90,000 है। और सर्किट ब्रेकर का मतलब ये है कि आपको पता है कि अपर कैप जो होता है, इसका जो अपर कैप है वो 49.2 पे लगेगा यहाँ पे। तो इससे ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा यहाँ सर्किट ब्रेकर, मतलब वो लॉक हो जाएगा, उसको कहते हैं ना अपर लॉक लग गया। और जो लोअर लॉक है इसका 42.34 पे बनता है, यहाँ पे आके सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लोअर लॉक लग जाएगा। और ये दिन की रेंज दिखा रहा है कि आज के दिन का हाई, ये हाई दिखा रहा है यहाँ तक हुआ है। आज के दिन का लो 45.61 यहाँ तक हुआ है। और अभी जो चल रहा है इस टाइम करंट वो 45.74, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है, इनके दरमियान में आ गए। 52 वीक रेंज वही वो दिखा रहा है कि 52 के हिसाब से देखा जाए तो लो यहाँ तक रहा है 28.05। और 52 वीक का हाई देखा जाए तो 50.9 वो यहाँ तक आता है। और अभी इस टाइम यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद 1 ईयर चेंज विद रिस्पेक्ट टू, अब ये है 12 जुलाई 2021 12 जुलाई 2020 के साथ कंपेयर किया गया तो इसने 61% का रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रहा है। YTD का मतलब विद रिस्पेक्ट टू 1 जनवरी, 1 जनवरी के साथ इस प्राइस को कंपेयर किया जाए तो 1.62% पॉजिटिव चेंज है। अब मेन चीज जो है ना वो नीचे है। अब मुझे अगर मैपल लीफ का तो चले पता है, नाम से शो हो रहा है सीमेंट फैक्ट्री है। अगर मुझे किसी कंपनी का नहीं पता कि वो क्या करती है, मैं कंपनी प्रोफाइल में आके उसकी ये लास्ट लाइन जो होती है मोस्टली वो लिखा होता है कंपनी करती क्या है। द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सीमेंट। द कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। अब मुझे अभी जैसे कोई और कंपनी किसी का नाम अगर हम कह देते हैं, हमें मुझे इसका नहीं पता कि ये क्या करती है। IJ इन्वेस्टमेंट बैंक ये क्या करता है, तो इसको मैंने यहाँ पे सर्च में लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आया, सर्च में नीचे यहाँ के इसने बता दिया IJ इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड कैरीज आउट लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये मुझे दिखाने लगे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्या करता है। इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ये IDYM, इसका क्या, ये कंपनी क्या करती है बेसिकली। तो मैं इसके शेयर लेने जा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना कंपनी क्या करती है। ये लास्ट लाइन देखने की, द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ यार्न, ये इसका। तो यहाँ से ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो ये कंपनी जो भी ये काम करती है, क्या फ्यूचर में जो अब देखें
हमेशा मॉडर्न दौर आता है, तो क्या फ्यूचर में इसका कहीं पे रोल होगा, फ्यूचर में क्या इसकी वैल्यू होगी? सीमेंट का देखने, कंस्ट्रक्शन तो चलती रहती है, सीमेंट की है वैल्यू, सीमेंट बंद नहीं होता। तो उस हिसाब से ना आपको मतलब यहाँ यहाँ से थोड़ा पता चल जाता है कि अगर मैं इसमें कोई लंबे टाइम के लिए होल्डिंग करने लगा हूँ आईडीवाईएम में, तो पहले मैं देख तो लूँ कि ये कंपनी काम क्या करती है, और जो वो काम करती है क्या उसकी वैल्यू है आने वाले टाइम में, यहाँ से ये पता चल जाता है। फिर हम वही बात करते हैं, यहाँ खोल लेते हैं मेपल लीफ। अच्छा, उसके बाद यहाँ से कंपनी प्रोफाइल पता चल गई, कंपनी प्रोफाइल यहाँ से पता चल गई। अब ये जो है ना, ये हमारे काम का टेबल है, ये वाला जो है, ये चार जो चीजें लिखी हुई है इक्विटी प्रोफाइल के नाम से, ये मार्केट कैप लिखा हुआ है मेपल लीफ का। यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 जीरो लगे हुए हैं, ये 3 जीरो। तो 3 जीरो का मतलब ये है कि इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो भी वैल्यू लिखी है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। या इसका आसान हल ये है कि ये जो पॉइंट लिखा है ना, आप पॉइंट और पॉइंट के पीछे वाली आप निग्लेक्ट कर दें, खत्म कर दें, और इसकी जगह 3 जीरो ये वाले प्लेस कर दें। अब ये 3 जीरो इस सारे ये जो मैंने नीले में ये आ गया शेडेड में, इसको खत्म करके यहाँ अगर 3 जीरो प्लेस करते हैं तो उस हिसाब से ये यहाँ सपोज करें 6 के पीछे 3 जीरो आ गई, ये 6000 वैल्यू बन गई, ये 56,000 होगी, ये 3,56,000 होगी, 83 लैक्स होगी, ये 23 करोड़ हो गया, और ये 50 अरब 23 करोड़ 83 लाख 56,000 की ये कंपनी की नेटवर्थ है मेपल लीफ की। और अगर हम देखें कि उसके जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, अब एक शेयर जो चल रहा है वो चल रहा है जी, ये इस पे 45.74 को आप मार्केट कैप के साथ अगर डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, इसकी कीमत के साथ, करंट प्राइस के साथ, तो वो मार्केट कैप निकल आएगा। अच्छा, ये चीज थी, यहाँ से हमें मार्केट कैप पता चल जाता है, और ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं कि अगर आप कहते हैं मेरे पास मेपल लीफ के 10,000 शेयर्स हैं, तो टोटल शेयर्स तो इसके ऑलमोस्ट बनते हैं यहाँ पे 3 लाख, ये 3 लाख 109.8 करोड़, तो इसके टोटल शेयर्स हैं, उसमें आपके पास 10,000 है सिर्फ। अगर आपके पास 10,000 है तो कंपनी जो है ओवरऑल ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। देखिए 50 अरब 50 अरब 83 करोड़ 83 लाख 56,000 की ये कंपनी है। इसके पीछे आप वही 3 जीरो ये लगाने से ये 56,000 बन जाता है, 3,56,000, 83 लाख 56,000, फिर इसको मिलाएंगे तो 23 करोड़ 83 लाख, फिर इसको मिलाएंगे तो 50 अरब 23 करोड़ 83 लाख 56,000 रुपए की कंपनी की मार्केट कैप है। इसको मार्केट कैप भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं। फिर जो अगली चीज है वो है जी फ्री फ्लोट। इस कंपनी का फ्री फ्लोट क्या है? फ्री फ्लोट मतलब कि इस कंपनी की टोटल वर्थ तो चलो होगी 50.2 बिलियन होगी, 50.2 अरब की ये कंपनी होगी मेपल लीफ। उसमें से क्या ये 50.2 अरब क्या मेपल लीफ का जो ओनर है सारा उसी का है पैसा? नहीं, उसमें से ये कंपनी जो है अपनी, इसकी जितनी भी इसके शेयर्स हैं, इसकी जितनी भी वैल्यू है, उसका टोटल का 45% जो है, 45% वो पब्लिक में है, वो स्टॉक, वो मतलब कि वो लोगों के पास है। उसमें से आपके पास उसके 1000 शेयर भी हो सकते हैं, किसी के पास 5,000 होंगे, किसी के पास 10,000 होंगे, किसी के पास इसके 50,000 होंगे, वो सारे मिला के वो 45% जो है ये जो हम लोग हैं, आम पब्लिक होती है जो, इनके पास इसकी होल्डिंग आ जाएगी। इसमें से कुछ म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपने पास होल्डिंग रखी हो सकती है। तो ये जो है मतलब बेसिकली कहने का ये है कि 100% जो जैसे कंपनी है ना, 100%, उसमें से 55% तो मेपल लीफ वालों की ओनरशिप में आ जाती है, 45% जो है वो पब्लिक कंपनी है। मतलब 45% ओनरशिप जो है वो हम लोगों के पास या वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है। तो ये फ्री फ्लोट हमें ये बताता है। फ्री फ्लोट हर किसी का डिफरेंट भी होता है। चरार सीमेंट का फ्री फ्लोट देखें अगर 60% है, मतलब कि इसकी बनती है 33 अरब, ये बन जाएगी जी 3 लाख, हाँ 33 अरब 80 करोड़ की ये कंपनी बन रही है, 33 अरब 80 करोड़ की, जिसमें से 60% तो ये आम आवाम की है, आम जनता जो होगी ये ट्रेड होती है 60% को, और बाकी की 40% ओनरशिप जो है वो चरार जो है उनके ओनर्स के पास हो सकती है, जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया उनकी हो सकती है। मतलब 60% जो है स्टॉक एक्सचेंज की मलकियत में आती है, और बाकी 40% वो उनकी होगी। यहाँ से हमें ये चीज पता चलती है। तो ये बस यहाँ पे यही है। अभी काफी कंपनीज का बहुत कम भी होता है फ्री फ्लोट। आईडी बैंक का अगर हम फ्री फ्लोट देखें तो ये आ गया जी सिर्फ 5% है, बाकी 95 95% जो है इनकी
मतलब कंपनी बनती है 19 अरब 4 करोड़ 79 लाख 80 लाख आदमी, तो उसमें से सिर्फ 95% तो कंपनी ओनर्स के पास ही है इसकी ओनरशिप, 5% जस्ट मार्केट में है। तो ये कंपनी मतलब अब यहाँ से ये चीज भी ये शो करती है कि मार्केट जो ये वाली कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये अपने दम पे ही खड़ी है, इसने फ्री फ्लोट तो दिया ही नहीं है, बहुत कम दिया हुआ है, ये जस्ट 5% दिया हुआ है PSX में, बाकी 95% जो है होल्डिंग इनकी अपने पास ही है। तो ये जस्ट एक यहाँ से हम निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का आप निकालना है, कोई भी निकालना है आप, पाक सुजुकी का निकालना है, PSMC उसका जो है वो एब्रीविएशन है, पूरा नाम नहीं पता तो पाकिस्तान सुजुकी लिखेंगे, पाक सुजुकी नाम है उसका, SUZ ये आया तो ये आ गया पाक। तो यहाँ से देखेंगे पाक सुजुकी की जो फ्री फ्लोट है वो 26.47% है, बाकी ओनरशिप जो है वो इनके अपने पास है, जिनके जो मालिक है इसके PSMC के, पाक सुजुकी के। तो यहाँ से जस्ट ना मतलब ये हमें यहाँ से हम फायदा हासिल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का अगर हमें डाटा निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये इस वेबसाइट इस विंडो को हम इस तरह से अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब अभी मैं आपको कुछ ये नोट्स की शेप में आपको पढ़ा देता हूँ इसमें, कि आज जो ये जस्ट अभी क्लास 1 है उसी के नोट्स हैं ये, इसमें बेसिक एक हमने देखेंगे बेसिक क्या है स्टॉक मार्केट की, फिर कैंडल स्टिक्स की शेप्स और कैंडल स्टिक्स के जो पैटर्न्स हैं वो हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि वो क्या चीज़ है। पहले बेसिक्स के बारे में थोड़ा देखें। स्टॉक जो है उसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, उसको हम ये भी कहते हैं, आपके पास अगर आपके पास पाइनियर के 10,000 शेयर है तो वो आपके एसेट्स हैं, एसेट्स भी काउंट होते हैं, ग्रो होते रहते हैं ना, ओनरशिप भी कहते हैं मैं इसकी, चाहे आपकी टोटल कंपनी के जो हैं उसमें से 0.001% में आती है जितने आपके पास शेयर हैं, तो लेकिन आप हैं ओनरशिप में ही आ जाते हैं। केएससी का मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई नई कंपनी आती है स्टॉक एक्सचेंज में वो अपना आके IPO लॉन्च करती है, तो आपने सुना होगा अभी सिटी फार्मा आई है, 2 दिन हो गए उसको, तो वो उसने IPO लॉन्च किया उसके बाद आ गई। अच्छा फिर जो मार्केट में ना दो तरह के एनालिसिस होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस पे बिलीव करते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे, तो हमें जो है ना वो दोनों जो है ना स्टडी करने और दोनों को अपनी फेवर में लेके चलना है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, व्हेन वी गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वी डू फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल वी डू टेक्निकल एनालिसिस व्हेन वी हैव टू ट्रेड अ स्टॉक। हमने जब मतलब किसी कोई लंबी टाइम तक की हमने वो करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है 5 साल 10 साल 15 साल की, तो वो हम ना फंडामेंटल बेसिस पे करते हैं। अब वो अलग बात है कि लोग टेक्निकल को भी बीच में ऐड करते हैं, फिर एक्यूरेसी ज्यादा आ जाती है। तो अब अगर हमने जैसे ट्रेडिंग करनी है तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस यूज करते होते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं आगे जाके हम वास्ट टॉपिक है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। KSE 100 इज कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप 100 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। इसमें KSE 100 का मतलब है कि पाकिस्तान भी, मैंने पहले बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में 600 प्लस जो कंपनीज है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन KSE 100 का मतलब है कि टॉप 100 जो कंपनीज हैं। अब हर मुल्क जो है अपनी स्टॉक एक्सचेंज को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ताकि डॉलर पाकिस्तान के अंदर है। तो अब ओवरऑल तो हम नहीं दिखा सकते ना वो 600 कंपनी, उनमें से कुछ डल कंपनी भी होंगी, कुछ बहुत ही बैड परफॉर्मर भी होती है, काफी सारी डिफॉल्टर में चली जाती है जैसे। तो पाकिस्तान अपनी सिर्फ टॉप 100 कंपनी दिखाता होता है। इसी तरह से अमेरिका जो है वो अपनी टॉप, वो भी अमेरिका भी टॉप 100 दिखाता है, नेस्डेक 100। फिर जो इंडिया है वो इंडिया अपना शो करता है निफ्टी 50 के नाम से, मतलब उसमें 50 कंपनी को दिखाता होता है। तो हमारी जो है ना ये शिफ्ट भी होता रहता है, टॉप एंड अगर कोई एक कंपनी में से डल परफॉर्मेंस देने लग जाती है तो वो शिफ्ट हो जाती है उसके साथ जो अच्छी परफॉर्म करने लग जाए। अच्छा पार्टिसिपेंट्स ऑफ मार्केट, मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर अभी जो भी ट्रेडिंग कर रहा है या जो भी बाय सेल कर रहा है वो कौन कौन लोग कर रहे हैं, तो वो 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टर्स ना, जिसमें हम लोग काउंट हो जाते हैं, वो इनका इतना हमारा इतना कोई ज्यादा कैपिटल नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा होगा कोई मिलियन में होगा, मतलब 7 डिजिट होगा या 6 डिजिट होगा। फिर होते हैं बिग कैपिटल इन्वेस्टर्स, इनका जो है वो 8 डिजिट या 9 डिजिट कैपिटल होता है, काफी ज्यादा होता है। फिर इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं उसके अंदर, जो ये तो बहुत बड़े, ये तो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, बैंक्स कंपनीज इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स, ये बहुत बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट के। मेन मार्केट जो रन करते हैं वो यही लोग करते हैं, क्योंकि इनके पास बल्क क्वांटिटी में रुपए पैसा होता है, तो पैसे वाले की चलती होती है मार्केट।
फिर मार्केट के अंदर क्या चीज हो रही है, कुछ लोग आते हैं वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, आज ट्रेड की, आज ये प्रॉफिट बुक क्या चले गए, या आज ट्रेड लगाई कल जाके प्रॉफिट बुक कर लिया, या ज्यादा ज्यादा परसों जाके बुक कर लिया, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, डेली बेसिस पे करनी। स्विंग ट्रेड होता है जिसमें आप ना थोड़ा सा होल्ड करते हैं, जैसे आपका आपने कोई बड़ा टारगेट रखा, एजीपी की अगर आपने स्विंग ट्रेड ली, आपने 105 पे चले बाय कर लिया, आपने कहा कि 135 टारगेट है, तो उसको आपने फिर 3 4 5 हफ्ते दिए, तो ये स्विंग ट्रेड में आ गई। स्विंग ट्रेड में टाइम भी बड़ा होता है, होल्डिंग पीरियड बड़ा होता है, तो उसके साथ साथ आपका टारगेट भी बहुत बड़ा होता है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम 3 इयर्स की होती है। कुछ लोग कहते हैं मैंने 3 महीने की इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो स्विंग ट्रेड होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आप 3 साल की इन्वेस्टमेंट करके फिर भूल जाएं उसको। लोग 15 15 20 20 साल की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद मार्केट में जो एक्शंस होते हैं वो हैं जी, दो हैं सिर्फ। वो ये, एक तो जो है ना सिंपल बाय होता है ना, उसमें होता है बाय लो सेल हाई। आपने कोई चीज 50 पे खरीदी, आपने 55 पे सेल कर दी, आपने बाय लो किया, सेल हाई कर दी इसको। अब आप कहेंगे कि जी मैंने एक चीज 50 पे ली है जी, मैं उस, आपने सपोज करें चले मैपल लीफ आपने 50 का ले लिया, आप कहते हैं मैं उसमें बाय में हूँ, आप कह सकते हो मैं उसकी बाइंग पोजीशन में हूँ। या आप कह सकते हो कि मैंने, अगर आपने मैपल लीफ बाय किया, आप कह सकते हो कि मैं मैपल लीफ की लॉन्ग पोजीशन में हूँ। तो ये टर्म्स दोनों यूज होती हैं बाय जब आप करते हैं, और सिंपल जो आप ना बाय पहले करते हैं बाद में सेल। अच्छा, मार्केट में एक और चीज यूज होती है, उसको कहते हैं शॉर्ट सेल। अब शॉर्ट सेल के बारे में काफी लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज है। शॉर्ट सेल में ये होता है, आप इसमें तो पहले आप बाय करते हैं और बाद में सेल करते हैं। शॉर्ट सेल में आप पहले सेल करते हैं और बाद में आप सेल करते हैं पहले हाई प्राइस पे। मिसाल के तौर पे आपने एवीएन जो है वो 100 पे आपने सेल कर दिया, उसके बाद आप उसको बाय बैक करते हैं, पहले सेल कर दिया 100 पे, बाद में आपने बाय बैक कर लिया, 90 पे आपने बाय बैक कर लिया। तो इस तरह से आप देखें, आपकी बाय रेट जो है वो 90 है, सेल रेट आपका 100 है, तो आप इस तरह भी प्रॉफिट में जाते हैं। इसी तरह अब ये इसके पीछे स्टोरी क्या होती है, वो ये होता है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर बोरोज अ स्टॉक। अब मैंने अगर एवीएन जो है जी, मैं चाहता हूँ मैं 1000 शेयर उसके शॉर्ट सेल कर दूँ 100 पे, 100 पे प्राइस चल रही होगी एवीएन के, मैं 1000 शेयर शॉर्ट सेल करना चाहता हूँ। इन्वेस्टर बोरोज अ स्टॉक, मेरा ये ब्रोकर जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि मैं 1000 शेयर ब्रोकर से बोरो करता हूँ। उसको उसको मैं कोई पैसे वगैरह नहीं देता, जस्ट मैंने उससे एक किस्म का उधार लिया, बोरो किए मैंने उससे। वो मेरे पास आ गए 1000 शेयर, वो मैंने मार्केट में जाके सेल्स द स्टॉक वहां 100 पे जाके मैंने बेच दिए, एंड देन बाइज द स्टॉक बैक। वो फिर जाके मैंने जैसे 90 पे आया 2 3 दिन के बाद, वो आके मैंने बाय बैक कर लिए। क्यों किए? टू रिटर्न इट टू द ब्रोकर। ब्रोकर से मैंने उधार लिए थे ना 1000, तो मैंने वो जैसे मैंने बाय किए, तो मैंने वो ब्रोकर को जाके वापस कर दिए। अब मेरा जो, अब ब्रोकर जो है वो मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैंने जब आपको 1000 एवीएन शेयर्स दिए थे तो वो मैंने 100 पे दिए थे, या और आप मुझे जब वापस करो तो वो 90 पे है। उसको जस्ट अपना मतलब है 100 शेयर्स ऑफ एवीएन आने चाहिए मेरे पास, बस। आप चाहे उसको 80, अगर आप थोड़ा और वेट करते हैं, अगर वो इस 80 पे चला जाता है, तो आप 80 पे बाय बैक करके दे दें, आपका 20 रुपीज का 20 रुपीज पर शेयर आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये शॉर्ट सेल ये चीज होती है, आप पहले सेल करते हैं बाद में बाय करते हैं, उसके पीछे जो स्टोरी होती है वो यही होती है। आप ब्रोकर से एक किस्म का बोरो किया, उसको जाके बेचा, बाद में बाय कर लिया, आपके पास 1000 शेयर बाय बैक हो गए, वो जाके ब्रोकर को रिटर्न किया, आप भी न्यूट्रल हो गए, आपका हिसाब किताब भी न्यूट्रल हो गया, और प्रॉफिट जो है वो आपका आ गया। क्यों? आपने सेल प्राइस जो थी उसकी 100 थी, बाइस बाइस बाय बैक आपने जो किया वो किया आपने 890 पे या 80 पे, तो आपका बाय रेट कम हो गया, सेल रेट आपका 100 ज्यादा हो गया। इस तरह आप प्रॉफिट में होते हैं। अच्छा, फिर जो है जी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे कैपिटल का गार्ड है, ये हमारे कैपिटल को सेव करता है। अब मिसाल के तौर पे किसी ने अगर अटक रिफाइनरी जो है 280 पे गया, किसी ने बाय कर लिया, तो उसको चाहिए था स्टॉप लॉस रखता, वहां पे कोई जेन्युइन कोई स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता होगा। सपोज अगर 275 का बनता है 5 रुपीज, तो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत जरूरी होता है। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते लोग, तो उनको बहुत हैवी हैवी लॉसेज होते हैं, और एक ऐसा लॉस आ जाता है जिस जो आपके ना पूरे कैपिटल को बिगाड़ के चला जाता है। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अब स्टॉप लॉस लगाना कहाँ होता है, लॉजिकल कौन सा रेट बनता है स्टॉप लॉस का, ये एक पूरा लंबा टॉपिक है, इसकी आगे जाके ये सारा हम करेंगे, इसको इसको आगे जाके स्टडी करेंगे, इसको टाइम देंगे कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब सीखेंगे। स्टॉप लॉस अभी तक ये आप जस्ट इंट्रोडक्शन है कि ये लगाना जरूरी है। एंड स्टॉप लॉस इज डिजाइन टू लिमिट एन इन्वेस्टर्स लॉस ऑन अ सिक्योरिटी पोजीशन। आपका जो लॉस है कम से कम करता है ये। अच्छा, परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, जो जितने भी ट्रेडर होते हैं इंडिविजुअल्स, उनमें से सिर्फ 7 to 9% जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, बाकी जो सारे हैं वो मोस्टली
पे रहते हैं या फिर वो लूजर्स होते हैं। आप ये गूगल पे सर्च कीजिएगा व्हाट परसेंटेज ऑफ व्हाट रेशो इज ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स, वो आपको बहुत कम दिखाएगा, 6, कभी कभी कुछ कुछ जगह पे 9 भी दिखा देता है। तो ये बहुत कम है। इसलिए आपको तो, क्योंकि अभी लर्निंग कोई करता नहीं है, इसलिए सारे ज्यादातर लूजर्स ही होते हैं। और एक और बात ये इसमें, स्टॉक मार्केट में जो भी आते हैं ना लोग, साल के बाद उनके 80% लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। वो चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, या तो वो हार के चले जाते हैं, या फिर डिसहार्ट होकर चले जाते हैं, या फिर उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। या फिर मार्केट के अंदर ट्रेंड्स कितने हैं? मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही ट्रेंड है, एक है जी अप ट्रेंड, एक है जी डाउन ट्रेंड। एक अप ट्रेंड है, उसको बुल मार्केट कहते हैं। बुल मार्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने बुल को देखा होगा, जब वो अटैक करता है वो अपने सींगों पे शिकार को उठा के ऊपर को लेके जाता है। तो अब वो सींगों पे शिकार ऊपर लेके जाता है सींगों के जरिए, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया ऊपर लेके जाना अप ट्रेंड, इसको बुल मार्केट बोल दिया। डाउन ट्रेंड बेयर मार्केट, इसको बेयर मार्केट इसलिए कहते हैं, रीच को देखता है वो जब शिकार करता है, वो अपने हाथ से शिकार को मारता है, जमीन में की तरफ धंसाता है। तो अब वो नीचे जमीन की तरफ, नीचे को मतलब वो अटैक करता है। तो इसको इन्होंने कह दिया डाउन ट्रेंड, नीचे जाना बेयर मार्केट होगी। और अक्सर कभी मार्केट कोई अगर आपको डायरेक्शन नहीं दे रही, कि ना वो दिखा रही है कि वो बुल है या बेयर है, अगर वो आपको नहीं दिखा रही, तो हम उसको कहते हैं कि वो साइडवेज चल रही है, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट चल रही है। या उसको अक्सर लोग कह देते हैं जी मार्केट आज का रेंज बाउंड है। उसका मतलब यही होता है कि मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट साइडवेज में है। उसके बाद ये एक बहुत जरूरी चीज है टेक्निकल। आपने अगर सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपकी सक्सेस में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो 40% काउंट होता है। बाकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 30% वो काउंट होती है, और साइकोलॉजी जो है वो भी 30% काउंट होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर एक लंबी, इसके ऊपर एक क्लास होगी इन दोनों टॉपिक्स पे, तो वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, आगे जाके समझ हो जाएगी। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो भी हम अभी बस स्टार्ट होने वाला है वो हमारा अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है, आप उसमें बहुत अच्छे माहिर हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा है, साइकोलॉजी पूरा है, आप फिर भी नहीं कमा सकते। आप सिर्फ 40% जो है चीज आई है आपके पास, 60% आप अभी भी लैग कर रहे हैं। तो इनमें भी आपको अच्छा होना है, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी आगे अब जो है हमारी प्रैक्टिकल चीज स्टार्ट हुई। पहले जस्ट बेसिक्स पढ़ी स्टॉक के बारे में, कैसे यूज करनी है वेबसाइट पीएसएक्स की, वो पढ़ा हमने। होती क्या है पीएस, स्टॉक एक्सचेंज होता है क्या है, थोड़ा सा हमने वो देख लिया, उसके अंदर एक्शंस देख लिए, पार्टिसिपेंट देख लिए, उसकी एक्टिविटीज देख ली। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अब मार्केट में जो भी मूवमेंट आती है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो इन शेप ऑफ कैंडल्स रिप्रेजेंट होती है। तो शेप ऑफ कैंडल्स, ये कैंडल्स क्यों आई, इनको हम जैपनीज कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। जैपनीज कैंडल स्टिक क्यों बोलते हैं, उसकी स्टोरी एक छोटी सी, वो ऐसे है कि एक जापान में एक ट्रेडर था, बहुत कोई सदी, 1.5 सदी पहले की बात है। वो मार्केट में गए, उन्होंने देखा जी कि ये जो है एक वो सपोज करें, वो इतनी कोई एक्यूरेट मुझे स्टोरी नहीं पता, बट वो है इसी तरह की। वो मार्केट में गए, उन्होंने सपोज अगर चावल बेचने, तो उन्होंने देखा कि आज मैं जब मार्केट में आया तो चावल का रेट जो था वो 50 रुपीज पे ओपन हुआ। ओपन 50 रुपीज पे हुआ। अब ये ग्रीन कैंडल है, तो ओपन तो नीचे होगी और क्लोज ऊपर होगी। तो 50 रुपीज पे ओपन होता है, और उस दिन का लो जो है वो 48 होता है। यहाँ पे 48 भी रहा उसी दिन का। और उस दिन का हाई जो होता है वो 55 भी रहा, और क्लोज हो जाता है 53 पे। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब ओपन हुआ सुबह, वो था 50 रुपए, और उसी दिन जो था क्लोज हुआ 53 पे। लेकिन इन ओपन और क्लोज के साथ साथ उस दिन का लो 48 भी रहा है एक टाइम पे, और उसी दिन का हाई 55 भी रहा है एक टाइम पे। तो जो चीज ओपन एंड क्लोज में आ जाती है वो इन द शेप ऑफ बॉडी आ जाती है, इसको रियल बॉडी, ये बॉडी आ गई। जो ओपन एंड क्लोज में डिफरेंस होता है इसको बॉडी कहते हैं। और जो ऊपर नीचे रह जाते हैं इनको कहते हैं हम विक्स। विक्स भी कहते हैं, इसको शेडो भी कहते हैं। ये लोअर शेडो आ गई, ये अपर शेडो आ गई, अपर विक, ये लोअर विक आ गई। इसी तरह से ये जो नेगेटिव है, रेड कैंडल है, ये ऊपर ओपन होती है, सपोज ये 50 पे ओपन हुई है, हाई इसने 52 लगाया होगा, लो इसने 45 लगाया होगा, क्लोज 47 पर होगी। अब ओपन हुई थी 50 पे, क्लोज हुई है 47 पे, तो ये प्राइस ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ तक एक तो ओपन और क्लोज की बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ये रेड इसलिए कर रहा है क्योंकि ओपन प्राइस 50, क्लोजिंग 47, तो ये डिक्लाइन हुआ है, नीचे गया है। तो इसलिए इसका जो कलर है रेड है। इसको पॉजिटिव कैंडल कहते हैं, ग्रीन कैंडल कहते हैं, इसको रेड कैंडल कहते हैं, नेगेटिव कैंडल कहते हैं। ये था एक जस्ट कि कैंडल होती क्या है, कैसे इनका ओपन लो देखना है, हाई देखना है। अच्छा, आगे अगर हम देखें,
अब ये वही बात होगी, ग्रीन कैंडल द प्राइस मूव ड्यूरिंग द डे, इसका मतलब ये है। रेड कैंडल का मतलब है द प्राइस मूव डाउन ड्यूरिंग द डे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना, जो कैंडल्स हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। आपको मैं चार्ट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर अगर लेकर जाऊं तो अब ये देख लें कि पूरी डिफरेंट टाइप्स की कैंडल है। कोई छोटी है, किसी में विक बड़ी है, किसी में पूरी की पूरी बॉडी है, किसके अंदर ये की पूरी बॉडी आ गई, ये विक, ये दोनों बराबर विक हैं, ये भी इस तरह की बन गई, उसके बाद ये छोटी छोटी बन गई। अब ये जो कैंडल्स है ना बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो हमने जो है इन कैंडल्स को चार चार टाइप्स में ना हमने डिवाइड कर लिया कि ये जो सारी कैंडल्स हैं ये कवर हो जाती हैं। सिर्फ हम कहेंगे कि कैंडल स्टिक की जो शेप है वो जस्ट चार किस्म की होती है। एक होती है मारूबुजू कैंडल, ये जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, बाद में आप एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी आपकी आ जाती है डोजी कैंडल, डोजी में ये तीन आ जाती है, तीन तरह की डोजी। फिर आपकी आ जाती है बुलिश हैमर कैंडल तीसरे नंबर पे, और आखिरी नंबर पे आपकी आ जाती है बेरिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, उल्टा है ना ये हैमर की शेप, ये सीधा है, ये हैमर बुलिश है। अच्छा, अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। मारूबुजू कैंडल है, अभी ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन का मतलब है ओपन प्राइस इसकी यहाँ है, क्लोजिंग प्राइस इसकी यहाँ पे है। तो ये जो है पूरे दिन ये बाइंग दिखा रहा है कि इसके अंदर पूरा दिन बायर एक्टिव। मिसाल के तौर पे ये ओपन प्राइस इसकी 100 है और ये क्लोजिंग प्राइस इसकी हाई, ये आज तक सपोज करें 106 पे गया, ये 106 पे क्लोज हो गया। ये दिखा रहा है कि इसके अंदर सेलर तो आया ही नहीं है, इसके अंदर पूरे दिन बायर बायर एक्टिव रहा है। और इसको क्या कहते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक हैविंग अ रियल बॉडी विदाउट एनी काइंड ऑफ शैडो। इसके अंदर विक या शैडो नहीं होती। लेकिन अभी मार्केट है, मार्केट में ज्यादा आइडियल चीज नहीं मिलती। तो अगर इसके अंदर पूरी बॉडी है ना, जैसे यहाँ से लेके ओपन रेट से लेके क्लोज रेट तक की ये पूरी ना बॉडी है, इसके अंदर विक तो है ही नहीं। अगर इसकी पूरी बॉडी जो है इसका 10 to 15%, 10 से 15% अगर इसके अंदर विक भी आ जाए ऊपर या नीचे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना हम एक्सेप्शनल केस दे सकते हैं, तो इतनी हम छूट दे, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये मारूबुजू ही है। इसका नाम है मारूबुजू, जिसके अंदर ये जस्ट बायर होता है और विक नहीं होती। विक कोई, फिर दोबारा बात कर रहा हूँ, 10 to 15% की छूट है। इतनी कैंडल की पूरी बॉडी का 10 to 15% अगर वीक हो जाए फिर भी हम इसको मारूबुजू कहेंगे। तो इसका मेन रोल क्या है इस कैंडल का, ये इट शोज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ये बायर की स्ट्रेंथ शो कर रही है, ये बायर की पावर शो कर रही है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये रेड मारूबुजू, ये आपको सिर्फ सेलिंग दिखा रही है। ओपन इसका यहाँ हुआ होगा 100, क्लोजिंग इसकी सपोज करें 94 पे होगी, ये पूरा दिन इसमें सेलिंग आई है, इसके अंदर कोई बायर एक्टिव नहीं हुआ। तो हम इसको कहेंगे ये बेरिश मारूबुजू है और ये बुलिश मारूबुजू। अगली कैंडल जो आ जाती है वो है जी डोजी। डोजी आर न्यूट्रल पैटर्न्स दैट आर आल्सो फीचर्ड इन नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, इट इज टेकन एज कंफ्यूजन। डोजी में जो है ना वो है तीन तरह के डोजी हैं। एक तो ये डोजी बनती है जिसमें आप देखें, अगर प्रैक्टिकल वे में देखें, ओपन एंड क्लोज प्राइस, ये ओपन और क्लोज प्राइस इसकी सेम होती है डोजी के अंदर। पहले हम ये दरमियान वाले डोजी पढ़े हैं, ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम है। सपोज करें ये 100 पे ओपन हुआ, हाई इसका रहा 105, लो 105 हाई रहा, तो यहाँ पे पहले बायर एक्टिव हुआ, बायर 5 रुपए ऊपर ले गए। फिर सेलर एक्टिव हुआ, सेलर इसको वापस लेके ड्रैग करके दोबारा सपोज करें 95 तक ले आए, तो सेलर एक्टिव हो गया, फिर सेलर हैवी हो गया। उसके बाद दोबारा बायर एक्टिव हुआ, बायर ने दोबारा बाइंग करके इसको 100 पे क्लोज कर दिया। अब ये चीज प्रैक्टिकल वे में देखें तो इसमें सेलर और बायर दोनों एक्टिव, दोनों इक्वल है, बराबर है। तो ये हमें एक किस्म की कंफ्यूजन दे रहा है कि कोई इसका ट्रेंड पता नहीं चल रहा है कि इसमें सेलर एक्टिव है बायर एक्टिव है। हम इसको एज अ न्यूट्रल भी कहेंगे कि ये हमारा पास न्यूट्रल है, ये इसको हम न्यूट्रल कह देंगे कि ये न्यूट्रल कैंडल बनी है। ना ये बायर शो करी है ना ये सेलर शो करी है। बायर और सेलर, बायर और सेलर जो थे दोनों बराबर है, इसको हम न्यूट्रल कहेंगे। इसी तरह डोजी की दो टाइप्स हैं, एक को हम कह देते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ी सी बेयरिश होती है। क्यों, इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। एक तो इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस दोनों सेम है, सपोज करें 100 है और ये 100 से पहले ऊपर गया 100, ये ऊपर जाता है जी 100 पे ओपन हो गया, ऊपर जाता है 108 तक। पहले बायर एक्टिव हुआ, फिर यहाँ सेलर एक्टिव हो गया, बायर ऊपर लेके गया 8 रुपये 108 तक, सेलर ने ज्यादा वहां पे सेलिंग की, वापस आ गया वो, और वो 100 से भी नीचे सपोज करें 99 यहाँ पे आ गया। 99 के बाद चले फिर थोड़ा सा बायर एक्टिव हुआ तो यहाँ आ गया वापस। अब ये चीज ये शो कर रही है कि इसके अंदर जो सेलर है वो 8 सेलर बैठे हुए हैं और बायर सिर्फ नीचे एक है। 1 रुपये की रिकवरी दी उन्होंने, और जो 8 रुपये ऊपर गया तो सेलर ने इतनी सेलिंग की कि वो 8 रुपये बिल्कुल खत्म हो गए।
और वो बिग की शेप में आ गए। क्लोजिंग और ओपनिंग सेम रेट पे हुई है, लेकिन ज्यादातर इसमें सेलर एक्टिव है। बायर सिर्फ एक बैठा है जो 99 से 100 तक लाया, सेलर 108 से 100 तक ले आया, तो सेलर 8 बैठे हैं इसके अंदर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेलिंग इसमें ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे अ बिट बेरिश डोजी, ग्रे स्टोन डोजी कहेंगे इसको। दूसरी जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे। इसको भी हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम है। सपोज कर लेते हैं जी 100 है, 100 पे ओपन हुआ, पहले सेलर एक्टिव हुआ, सेलर इसको 95 तक ले गया। सेलर पहले एक्टिव हुआ, सेलर हैवी हो गया, सेलर ने 95 तक प्राइस ड्रैग कर दी। वहां पे बायर एक्टिव हुआ, बायर ने वो प्राइस बाइंग की बहुत ज्यादा और पुश करके दोबारा 100 तक ले गए। तो 100 तक गए, चलो ऊपर 101 तक भी गए, फिर वापस आके 100 पे क्लोज हो गए। तो ये क्या दिखा रहा है कि नीचे 95 तक जब पहले सेलर लेके गए, लेकिन बायर एक्टिव हो गया और बायर जो है वो प्राइस को दोबारा ऊपर ले गए और ऊपर 101 तक लेके गए। 101 से चलो दोबारा 100 पे क्लोज हुआ, तो यहाँ थोड़ी सी सेलिंग आई है ऊपर 101 से 100 तक, सिर्फ एक सेलर बैठा है, 1 रुपये डाउन हुआ, सपोज करें एक सेलर बैठा है। और नीचे जब 5 रुपये डाउन हुआ था तो बायर बहुत एक्टिव था कि पूरे 5 रुपये पूरे कवर हो गए। तो रिकवरी आ गई 5 रुपए की, इसका मतलब है बायर ज्यादा एक्टिव है। तो आप देखें इसमें सपोज करें बात 5 इसमें बायर बैठे, सिर्फ एक सेलर बैठा जो 101 से 100 पे लाया, और 5 इसमें बायर बैठे हैं जो जब 95 गया बायर्स ने उसके अंदर स्टेप इन किया और दोबारा वापस उसको 100 तक किया। तो बायर जो है क्लोजिंग जो हमें बता रही है कि बायर इसमें एक्टिव था, बायर ने अपॉर्चुनिटी समझी डिप पे बाय करना। तो हम इसको जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं और इसको हम कहते हैं अ बिट बुलिश डोजी। ये बिल्कुल न्यूट्रल डोजी आ गई, इसमें सेलर और बायर एक्टिव है। ये अब बिट बेरिश आ गई, इसमें ऊपर जब गया सेलर आ गया, तो इसमें सेलर ज्यादा है, बायर बहुत थोड़ा है। इसमें सेलर बहुत थोड़ा है और बायर जब नीचे गया 95 तक तो बायर ज्यादा एक्टिव हो गया, तो बायर इसको प्राइस को दोबारा ऊपर ड्रैग करके बायर ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे अब बिट बुलिश। उसके बाद जो अगली कैंडल है वो है बुलिश हैमर। पहली चीज ये कि ये इन द शेप ऑफ हैमर बनती है, ये देख लें हैमर, हथौड़ा, हैमर इसी तरह ही होता है। इसका कलर ग्रीन हो या रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। ओपन होता है, सपोज करें जी 100 पे ओपन हुआ, लो रहा जी 95। पहले यहाँ से ओपन 100 पे होके यहाँ लो 95, एक रेड कैंडल बनी होगी, तो बायर एक्टिव हुआ, 95 से प्राइस ड्राइव करके 100 पे गई और क्लोजिंग एक किस्म की दे दी 102 पे। तो इसमें आप ये देखें कि पहले नीचे जब गया तो बायर एक्टिव हुआ, बायर ने 5 रुपए की रिकवरी दी और उसके बाद 2 रुपए और ऊपर चला गया। तो ये हम कहेंगे कि इसके अंदर सिर्फ बायर ही देखा गया है। सेलर पहले शुरू के दिन के स्टार्ट में शायद सेलर एक्टिव हो, लेकिन जो दिन का जो एंड हुआ, इख्तिताम हुआ है, वो यही दिखा रहा है कि बायर एक्टिव हो गया और वो प्राइस को ऊपर ट्रैक कर गए, एक तो रिकवरी भी दी और ऊपर क्लोजिंग भी दी ओपनिंग से। तो हम इसको इस तरह देखेंगे प्रैक्टिकल वे में कि ये बुलिश हैमर है। इसी तरह अगर हम इसको देखें, ओपन ये सपोज करें वही 100 पे हुआ, लो 94 तक गया, लेकिन 6 रुपये का पहले डिक्लाइन आया, 6 रुपये नीचे तक गया, लेकिन वहां पे फिर बायर एक्टिव हुआ, बायर ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और दोबारा ट्रैक करके इसको ऊपर ले गए और यहाँ क्लोज चले 98 पे दे दिया। बेशक 2 रुपये नीचे है, 100 पे ओपन हुआ 98 पे क्लोज हुआ, कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे आप देखें कि 4 रुपये की रिकवरी भी तो है। बायर इसमें 4 बैठे हैं, सेलर सिर्फ 2 बैठे हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकल वे में ये देखेंगे कि ये हमारी बुलिश कैंडल है। और उसी तरह से ये बुलिश हैमर के ऑपोजिट है, इसको हम बेरिश हैमर कह देंगे। वो बुलिश हैमर थी, ये बेरिश हैमर है। इसको हैमर भी कहते हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। और 2 नाम इसके और हैं, वो आगे जाके यूज होंगे। एक शूटिंग स्टार भी अक्सर किया जाता है, या फिर इसको हैंगिंग मैन भी कहते हैं। तो इसका रोल क्या होता है कि ये उलट उलट उल्टी बनती है। और अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखेंगे इसको ओपन क्लोज को चेक करके ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि सेलर इसमें ज्यादा एक्टिव है या बायर। प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, ओपन हुआ ये 100 पे, ऊपर गया, यहाँ तक गया 108, 108 तक गया, पहले बायर एक्टिव रहा, 8 रुपए का गेन आ गया इसमें। 8 रुपए का गेन जैसे ही आया तो सेलर एक्टिव हो गया, सेलर ने इसको दोबारा पुश कर दिया। सेलर ने मतलब जो जिन्होंने नीचे बाई की थी उन्होंने ऊपर जैसे इसके अंदर आया, एक अपट्रेंड आया, तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी समझी प्रॉफिट बुक करना या अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करने की अपॉर्चुनिटी समझी और बेचा। यहाँ पे 108 था, 108 से नीचे ट्रैक करके 102 पे क्लोज हो गया। तो ये चीज ये शो कर रही है कि चलो पहले बेशक बिल्कुल 8 रुपए ऊपर गया, 8 इसमें बायर बैठे थे, लेकिन जो एंड दिखा रहा है, क्लोज जो दिखा रहा है, वो यही दिखा रहा है कि आखिर में जाके सेलर ज्यादा हैवी हो गए, 6 रुपए सेलर ने गिरा दिए और सिर्फ 2 रुपए इसमें गेन आया। ये रेड भी बन सकती है, रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। अगर इन्वर्टेड होगा तो हम इसको बेरिश ही लेंगे, दोनों मतलब। इसको आप अगर
लाइव चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हैं, हम ये KSE 100 खोल लेते हैं। ये देखें, ये वाली कैंडल जो है ये बुलिश बनी, ये इन्वर्टेड हैमर, ये बेरिश बन गई। ये CC में देखें आप, ये बुलिश हैमर बना, उसके बाद ये बेरिश हैमर बन गया, ये बुलिश, ये भी बुलिश हैमर। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, पहले अभी हमने जो है ना इन कैंडल्स को हमने इंडिविजुअली पढ़ा ना, 4 टाइप्स की कैंडल थी, हमने एक एक करके पढ़ लिया इंडिविजुअली। इसके अंदर जी एक मारूगुजू कैंडल आ गई, मारूगुजू के अंदर 2 हो जाती हैं, ग्रीन मारूगुजू मतलब बुलिश, एक रेड मारूगुजू मतलब बेरिश। उसके बाद डोजी आ जाती है, डोजी की अपनी 3 टाइप्स हैं, ये तो बिल्कुल ही न्यूट्रल है क्योंकि इसमें सेलर भी उतना ही है, बायर भी उतना ही है। इसके अंदर सेलर ज्यादा है, इसको हम कह देंगे बेरिश का डोजी, डोजी भी कहते हैं, और इसको ड्रैगनफ्लाई डोजी भी कहते हैं। इसके अंदर बायर एक्टिव हुआ है, जिसको हम बुलिश डोजी कह देते हैं। ये बुलिश हैमर है कि प्राइस नीचे गई थी बट रिजेक्ट होकर ऊपर चलेगी, बायर ऊपर ट्रैक कर गई। इसमें भी यही कि पहले सेलर एक्टिव एक्टिव हुआ, उसके बाद लेकिन बायर एक्टिव हुआ, तब प्राइस दोबारा वापस ऊपर ट्रैक कर, मतलब उन्होंने बाइंग और डिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और बायर एक्टिव हो गया, बायर एंड पे जीत गया जब क्लोज हुआ। ये उसी तरह बेरिश हैमर है कि इसके अंदर पहले बायर एक्टिव हुआ, बेशक 100 से 108 7 तक चला गया, लेकिन एंड पे देखा गया तो सेलर ज्यादा एक्टिव हुआ और सेलर ने प्राइस को नीचे ड्रैग कर दिया, ऊपर बेच दिया ना, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की, उन्होंने अपॉर्चुनिटी समझी, प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो वापस नीचे आ गई, तो इसको हम कहेंगे बेरिश हैमर। अब ये जो हमने 4 टाइप्स की कैंडल पढ़ी है ना, इनको पैटर्न्स में यूज करके कुछ पैटर्न्स बना दिए गए। ठीक है, अब वो आप गूगल पे देखेंगे या काफी लोग सुनेंगे तो काफी सारे पैटर्न्स बता रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 7 पैटर्न्स पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मार्केट में कोई 8वां पैटर्न यूज नहीं होगा कभी भी, सिर्फ ये 7 पैटर्न्स यूज होंगे। तो वो वन बाय वन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक पैटर्न है पहला, इसको इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। पहला जो है, पहले इंगल्फिंग पैटर्न के अंदर बुलिश इंगल्फिंग भी आएगा और बेरिश इंगल्फिंग भी आएगा। उसी तरह से ये बुलिश इंगल्फिंग आ गया, चले। अच्छा, ये बेरिश इंगल्फिंग। जो दूसरा पैटर्न है उसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इसको सिर्फ हम बुलिश पैटर्न ही कहेंगे। उसके बाद जो तीसरा पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार पैटर्न, नाम से ही जाहिर हो रहा है, इवनिंग शाम हो जाना, अंधेरा आ जाना, मतलब बेरिश, बेरिश पैटर्न है ये। फिर 3 वाइट सोल्जर्स, नाम से ही थोड़ा आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है, तो ये बुलिश पैटर्न है, इसको हम बुलिश कहेंगे। फिर ब्लैक क्रॉस, 3 ब्लैक क्रॉस कहते हैं, जो मार्केट में 3 ब्लैक क्रॉस बने हैं, ASL में, आयशा स्टील लिमिटेड में 3 ब्लैक क्रॉस बने हैं सपोज, तो मतलब ये बेरिश चीज है अभी, तो नाम से ही आ रहा है, शो हो रहा है ब्लैक क्रॉस, बेरिश होगा। छठे नंबर पे है जी शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कौन सा स्टार होता है जो मतलब आगे जाके गिर जाता है ना, तो गिर जाना बेरिश, इसको हैंगिंग मैन भी कहते हैं, इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, और इसी को हम बेरिश हैमर भी कहते हैं कभी कभी। तो ये एक ही कैंडल है, इसके 3 4 नाम है, बेरिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन। और ये जो आखिरी है इसको कहेंगे हम पार्सिंग पैटर्न, इसको अब ये थोड़ा बुलिश होता है, इसको बुलिश पैटर्न कहते होते हैं। अच्छा, अब हम ना एक एक बार एक एक करके इन सबको हम स्टडी कर लेते हैं और इनका हम इस्तेमाल देख लेंगे कि कैसे होता है। ये है जी बुलिश इनगल्फिंग। अब ये जो बुलिश इनगल्फिंग है, अब इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लेते हैं। इनगल्फिंग का मतलब है निगल जाना, खा जाना। तो ऐसी कैंडल जो पिछली 2 या 3 4 5 कैंडल्स को खा जाती है, मतलब एक तो ये मारूगुजू बनेगा इनगल्फिंग, और पीछे वाली कैंडल्स को अपने अंदर ये समा जाएगी, खा जाएगी, इनकल्फ कर जाएगी, तो हम इसको कहते हैं ये हमारी कैंडल जी इनकल्फिंग पैटर्न, हमारा जी मार्केट में इनकल्फिंग, बुलिश इनकल्फिंग हुई है। तो अब ये देख लें कि ये चराट सीमेंट का है, दिसंबर में ये एक, ये पहले देखें कि ये साइड वाइज चलता रहा, 1 2 3 छोटी मोटी कैंडल बनी, 5 6 ये बनी, उसके बाद एक अच्छी खासी बुलिश इनकल्फिंग बन गई, उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अच्छा, ठीक हो गया जी। अब ये भी देखें, ये छोटी मोटी ये कैंडल बनी, उसके बाद एक ये बुलिश इनगल्फिंग बनी,
पीछे वाली कैंडल्स को खा गई, तो उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हो गई। यहाँ देखें ये 1 2 3 4 ये साइडवेज रहा, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग बनी तो मार्केट ठीक हो गई। तो इसको हम कहेंगे कि ये, इसको हम एज अ बुलिश, हम कहेंगे कि ये बुलिश इंडिकेशन है। और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अब ये बुलिश है ना, हम इसको इन टर्म्स ऑफ बुलिश ले रहे हैं, तो इसका जरूरी है ये डिप पर बने। अगर ये किसी मतलब अब यहाँ से नीचे डिप आई, यहाँ बना, ओके है, ठीक है। अब ये यहाँ थी, यहाँ पहले तक प्राइस गई है 190 तक, उसके बाद ये नीचे आके एक बना 160 के आसपास, तो ये भी ओके है कि ये एक किस्म का 30 रुपीज की डिप आई, उसके बाद ये आके बना, डिप पे बनना चाहिए। इसकी ये शर्त है कि ये डिप पे बनेगा तब इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी बनिस्बत के ये। अब ये देखें ये अप ट्रेंड में बना है, एक अच्छा खासा यहाँ से ऊपर गया हुआ है, उसके बाद आके ये भी इसको अगर इसको भी खा गया, ये वाली कैंडल ग्रीन जो है बड़ी, ये इसको भी खा गया, इसको भी खा गया, हम कहेंगे ये भी तो बुलिश इंगल्फिंग है, बेशक है। लेकिन जब ये अप ट्रेंड में जाके बनी है, ये अप ट्रेंड में बनी है, इतना अच्छा खासा यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला है, अप ट्रेंड में जाके जब जो बनेगी हम इसको निगलेक्ट करेंगे। साइडवेज मार्केट में भी बनेगा तो अब भी हम इसको निगलेक्ट करेंगे। हाँ, डिप पे बनता है तो हम सिर्फ तब कंसिडर करेंगे बुलिश पैटर्न को, जब भी वो डिप पे बना करेगा हम तब कंसिडर किया करेंगे। अगर वो अप ट्रेंड में बनता है बुलिश पैटर्न या साइडवेज मार्केट में बनता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। इसी के ऑपोजिट जो है वो बेरिश इंगल्फिंग है। बेरिश इंगल्फिंग कंडीशन इसकी चेंज हो जाएगी। ये बेरिश इंगल्फिंग है तो इसको चाहिए कि ये अप ट्रेंड में जाके बने, कि अप ट्रेंड में जाके ये बेरिश इंगल्फिंग बनेगा तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अब नोट करें ये भी, अब ये भी तो एक किस्म की बेरिश इंगल्फिंग ही होगी, ये भी बेरिश इंगल्फिंग हो गई, लेकिन ये एक कोई अच्छे खासे अप ट्रेंड में नहीं बन रही है चीजें। तो जब ये अप ट्रेंड में जाके बनी, एक चीज यहाँ से मूव हुई 115-16 से ये 140 पे चला गया, 140 पे जाके एक बेरिश इंगल्फिंग बना है, तो इसकी एक्यूरेसी, इसका ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट तब मिलेगा जब ये बेरिश इंगल्फिंग ऊपर जाके एक अप ट्रेंड में बनता है। अब यहाँ देखें ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग है, पिछली कितने कैंडल्स को खा गया, और एक इसका ये अप ट्रेंड भी है 136 के, 130 के इधर इस वाले रेंज में आ रहा है। तो ये तो देखें कंफर्म इस पे शॉर्ट सेल बनता है, इस पे भी शॉर्ट सेल बनता है। तो जो बेरिश इंगल्फिंग है, जो बेरिश पैटर्न्स होते हैं, उनका जरूरी है कि वो अप ट्रेंड में जाके बने। अगर वो डाउन ट्रेंड में बनते हैं जैसे कि ये, हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर वो साइडवेज मार्केट में बनते हैं, इसको भी कह सकते हैं जी ये इसमें जो है ये, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये साइडवेज मार्केट में बने, लेकिन एक ऑलरेडी ना पहले ही डिप पे एक अच्छी खासी आई हुई है और थोड़ा सा बस ये पुल बैक आया तो उसमें ये बन गया है, इसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी आ रही है यहाँ पे कि फिर भी नीचे तक गया है। तो साइडवेज मार्केट में बने, इसको हम इग्नोर करेंगे। अप ट्रेंड में जाके बनेगा हम तभी कंसीडर करेंगे। डाउन ट्रेंड या साइडवेज में बने तो हम इस बेरिश इंगल्फिंग वाले पैटर्न को इग्नोर करेंगे। अच्छा, उससे जो अगला है जी ये है, दूसरे नंबर पे आ जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार आपका नाम से जाहिर हो रहा है, मॉर्निंग मतलब सवेरा, सुबह होना, पॉजिटिविटी ना, तो ये हमारा बुलिश पैटर्न है। अच्छा, इसकी जो है ना 3 कंडीशंस हैं सिर्फ। 3 कंडीशन क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। मॉर्निंग स्टार इज अ विजुअल पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैंडलस्टिक दैट इज इंटरप्रेटेड एज अ बुलिश साइन बाय टेक्निकल एनालिस्ट। यहाँ से गौर करें, अ मॉर्निंग स्टार फॉर्म्स फॉलोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड में जाके मॉर्निंग स्टार बनते हैं। एंड इट इंडिकेट्स, ये दिखाता है, ये इशारा देता है द स्टार्ट ऑफ एन अपवर्ड क्लाइंब, एक नया मतलब एक ट्रेंड रिवर्स हो जाना, अपवर्ड क्लाइंब आने का ये इशारा देता है। इशारा अपवर्ड का कहाँ देगा, नीचे जाकर ही देगा कि मैंने अप ट्रेंड में जाना है। और नो यूज इन द साइड मार्केट, साइड मार्केट में, साइडवे मार्केट में इसका कोई यूज नहीं है। साइडवे मार्केट में अगर ये बनता है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। वही पहले वाली कंडीशन, साइडवे मार्केट में बनता है अवॉइड करेंगे, अप ट्रेंड में जाके बनता है तो हम इसको तब भी अवॉइड करेंगे। हम इसको सिर्फ तब कंसिडर करें जब ये एक डाउन ट्रेंड में बन रहा है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें 3 कंडीशन हैं। एक पहली ये है कि इसके अंदर 3 या 4 कैंडल्स होती है, कभी कभी चौथी भी आ जाती है। चौथी मतलब यूं समझ लें कि छोटी मोटी सी बन जाएगी, यहाँ पे कोई छोटी सी अगर डोजी आ गई, मतलब बहुत छोटी सी, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। कभी इसमें मोस्टली 3 कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ये डाउनवर्ड में जाके बने। अब ये देखें यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया हुआ, ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, डबल बॉटम भी चले बन रहा है, लेकिन एक डाउन, वो आगे जाके पढ़ेंगे ये सारे पैटर्न, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम जो भी होते हैं।
यहाँ जस्ट हम पैटर्न्स देख रहे हैं, तो पैटर्न हमें ये दिखा रहा है कि ये अप ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है। दूसरी कंडीशन हमारी पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि जब ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल बनती है ना, इसको चाहिए कि वो इस वाली कैंडल का 50% जो है उससे ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर 50% से इस वाली कैंडल की 50% से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मॉर्निंग स्टार जो है सक्सेसफुल है, ये हमारा सही चला है। अब मैं थोड़ा सा इसको ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपको मैं थोड़ा सा जो है ना इस पे ये व्हाइट बोर्ड पे ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ये होता क्या है। चलिए, हम मॉर्निंग स्टार का देख रहे थे, तो मैं आपको ना थोड़ा उसका व्यू ड्रा करके दिखाता हूँ कि किस तरह का होता है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार की सबसे जो पहली कंडीशन है वो तो ये है कि एक आपकी डीप आ रही होगी, ये आपकी रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये आपका डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ है, ये आती गई, ठीक हो गया। अब ये अब डिप आई है ना, अब उसमें ये जो कैंडल है ये शो कर रही है सेलिंग, बायर एक्टिव नहीं है, चाहे इनकी चले ये वीक भी बन जाती है 2 4। अब ये जो कैंडल है ना ये सेलिंग रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये भी सेलिंग आ रही है, इसमें ये भी सेलिंग ही दिखा रहा है, ठीक हो गया। उस हिसाब से ये भी आपको सेलिंग कर रहा है। अब अगर कोई अगली कैंडल इस तरह आके बनती है कि जिसके अंदर वो यूं डोजी हो जाती है, छोटी सी बॉडी हो जाती है, कोई मसला नहीं, वही 10 to 15% अगर बॉडी भी आ जाए फिर भी कोई मसला नहीं, ये आपकी डोजी ही होगी, ये डोजी आ गई, ठीक हो गया। तो अब अगर ये वाली डोजी आ गई यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कैंडल तो सेलिंग दिखाती है, ये भी सेलिंग दिखा रही है, आपको ये वाली भी सेलिंग दिखा रही है। अब ये जो है ये सेलिंग नहीं दिखा रही, ये न्यूट्रल कैंडल है। हमने पहले पढ़ा है डोजी, डोजी का ये वाला न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल वाला ये डोजी है। तो ये आपको ये भी दिखा रहा है कि बायर भी अब उतना ही है, अब सेलर भी उतनी है। पहले यहाँ सेलर ज्यादा था इनमें, इसमें जो है वो बायर भी उतना ही है, सेलर भी उतनी ही है। ये ग्रीन भी हो सकती है थोड़ी सी शक्ल इसकी, कोई मसला नहीं उसका। अब हमने यहाँ पे वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल वो यूं स्टार्ट होके ऐसे ग्रीन बन जाती है मारू ब्लू, तो हमने देखना है कि अब ये जो इसका ये क्लोजिंग हुई है, इसको इसके साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इस कैंडल का 50% यहाँ पे बनता है। तो इस 50% से ऊपर की क्लोजिंग आई है, तो मैं ये कहूंगा, मेरी पहली तो एक चीज ये बात होगी कि इस पैटर्न में 3 कैंडल्स आ गई, ठीक हो गया। दूसरी मेरी कंडीशन ये पूरी होगी कि ये डाउन ट्रेंड में बना, एक यहाँ से आया था ये, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। तीसरी कंडीशन भी मेरी पूरी होगी कि जो ये वाली ग्रीन बनी इसकी क्लोजिंग इसके 50% से अबव की आई है। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरा मॉर्निंग स्टार है। इसके बाद अप ट्रेंड आ जाता हूँ, फिर मार्केट ऊपर चली जाती होती है। तो आप अगर इसको देखें, इसमें एक मैंने एग्जांपल इस पे शो की हुई है। अब ये भी ISL का है, ये डाउनवर्ड में जाके ये बनी, इसको भी डोजी कंसिडर कर सकते हैं। बॉडी इटसेल्फ इतनी छोटी सी है, मूवमेंट ही नहीं आई है। तो अब उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी है तो इसने एक तो 50% भी खाया है, दूसरी कंडीशन 3 कैंडल्स आ गई, तीसरी कंडीशन डाउनवर्ड में आके बन गया, तो ये हम कहेंगे ये हमारा मॉर्निंग स्टार है, ठीक हो गया। और इसका नो यूज इन साइड पे मार्केट, साइड में मार्केट में बनता है तो हम इसको इसका यूज नहीं करेंगे। साइड में बनता है, अगर अप ट्रेंड में बनता है हम तब भी इसको निगलेक्ट करेंगे। हमारा काम वही कंडीशन, हमारी जो दूसरी कंडीशन थी कि डाउन ट्रेंड में बने, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पैटर्न है हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न, नाम से शो हो रहा है इवनिंग, रात अंधेरा आ जाना, मतलब बेरिश। इवनिंग स्टार में जो है ये कहाँ बनता है, इवनिंग स्टार पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विद द टॉप ऑफ अ प्राइस अप ट्रेंड, ये एक अप ट्रेंड में जाके पैटर्न बनेगा। उसके बाद सिग्निफाइंग दैट द अप ट्रेंड इज नियरिंग इट्स एंड, ये जाके सिग्निफाई ये करता है कि जो आपका अप ट्रेंड हुआ है, वो अप ट्रेंड जो आपका चला है वो अब खत्म होने वाला है, अब वो रिवर्स हो सकता है। अब इसकी कैसे ये हो सकती है, ये थोड़ा सा हम इसको ड्रा करके देख लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब आपका जो ना पहले जी अप ट्रेंड बना, ये आपकी एक सपोज करें ये चले, ये आपका अप ट्रेंड एक चलता आ रहा है, इसमें चले ये वीक भी आ गई। अब ये जो कैंडल्स है ना ये आपको सिर्फ इसमें बाइंग चीज दिखा रही है ना, बाइंग इंटरेस्ट है, ये ऊपर तक भी है। अब मैं कहूंगा इसमें क्या हुआ है, मैं कहूंगा बाइंग आई है, इसमें बाइंग आई है, इसमें भी बाइंग आई है, इसमें बाइंग आई है। अब एक कैंडल अगर ऊपर जाके
एक डोजी बन जाती है यूं, बेशक इसकी बॉडी होती है, थोड़ी बहुत बॉडी भी हो, कोई मसला नहीं। अब ये मुझे ये नहीं कह रहा कि ये बाइंग दिखा रहा है, ये मुझे न्यूट्रल दिखा, ये न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल डोजी है। ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अब सेलर भी एक्टिव है, इसमें बायर भी एक्टिव है। अब मैं वेट करूंगा नेक्स्ट कैंडल का। अगर तो मेरी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाती है, यूं ऊपर चली जाती है, तो ये हमारा तो मॉर्निंग स्टार हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर हमारी नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारी रेड बनती है, मतलब वो यूं आके बन जाती है, चले इसकी बेशक ये वीक भी निकल आती है, तो ये हम कहेंगे कि हमारी तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। एक तो 3 कैंडल्स आ रही हैं इसमें, कंडीशन 1 पूरी होगी, कंडीशन 2 अप ट्रेंड में जाके बनेगा। ये बेरिश पैटर्न है, इंडिकेशन दे रहा है कि बेरिशनेस स्टार्ट होने वाली है। तो बेरिशनेस कहाँ स्टार्ट होगी, बेरिश जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड में जाके बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा ना। एक पहले एक चीज डाउनवर्ड आई हुई है तो वहां तो बेरिश स्टार्ट नहीं होगा ना, वो तो पहली बेरिश है। तो ये आपको अप ट्रेंड में बनेगा तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अप ट्रेंड में आएगा हम सिर्फ तभी इसको कंसीडर करेंगे, साइड में मार्केट में आता है या डाउन ट्रेंड में आता है हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, वहां हम इसको अवॉइड करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। अब ये पहली कंडीशन हमारी पूरी, 3 कैंडल्स बन गई। दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी, एक अप ट्रेंड के बाद ये आके बना, अप ट्रेंड चला उसके बाद ये आके चीज बनी। तीसरी चीज भी हमारी पूरी होगी कि ये जो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ये इसके साथ कंपेयर किया जाए तो इस वाली कैंडल का जो 50% है वो यहाँ बनता है ऑलमोस्ट, यहाँ पे 50% से नीचे की क्लोजिंग आई है। तो मैं इसको कहूंगा कि ये मेरा सक्सेसफुल इवनिंग स्टार है। और इसके बाद जो है ना वो मतलब लोग पोजीशन अपनी ऑफलोड कर देते हैं, जिन्होंने यहाँ बाय किया, अगर ये 100 था रेट और यहाँ अगर ये आया हुआ है 130, तो लोग जो है वहाँ यहाँ पे अपनी, जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा वो तो जरूर निकलेंगे, अगर उनको ये टेक्निकल का पता है। वो कहेंगे इवनिंग स्टार बना है हमें तो पहले 30 रुपीज केयर हो गए, तो वो ये यहाँ पे जरूर निकलेंगे। तो इसको कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है जी, हमने 3 पैटर्न अभी तक पढ़ लिए। जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स नाम से जाहिर हो रहा है कि बुलिश होगा। इसके अंदर 3 कैंडल्स जो है ना कंसेक्टिव ग्रीन बनती होती हैं, कभी कभी 4 भी हो जाती है। अब इस केस में ना 4 है, जैसे ये जो कैंडल है ना, इसको ये छोटी सी कैंडल, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। तो इसकी वही बात होगी, पहली कंडीशन में 3 या 4 कैंडल्स होंगी। दूसरी कंडीशन ये कि ये बुलिश पैटर्न है, तो अप ट्रेंड में जाके क्या बुलिश पैटर्न बनेगा, अप ट्रेंड में तो पहली बुलिश चीज में है ना वो चीज। तो ये बुलिश पैटर्न इंडिकेट कहाँ कर रहा है, खुद को डाउन ट्रेंड में इंडिकेट किया करेगा। ये डाउन ट्रेंड में इंडिकेट कर रहा है कि दोबारा बुलिशनेस इसमें आने वाली है। तो ये इतना खास ज्यादा कोई यूज तो नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए। अभी मार्केट में ये टर्म यूज होती है कि जो मार्केट में टीआर जिन्हें 3 वाइट सोल्जर्स बनाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट सोल्जर्स होते क्या हैं, 3 कैंडल्स। और इनमें तीसरी कंडीशन ये होती है, पहली तो वो होगी कि 3 या 4 कैंडल्स होती है, दूसरी ये होगी कि डाउन ट्रेंड में बनेगा। तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि इसका जो अब ये जो इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई है, अगली की क्लोजिंग इससे ऊपर होगी यहाँ पे, और उससे अगली की क्लोजिंग इसके ऊपर होगी यहाँ पे। तो मैं कहूंगा कि ये मेरा इवनिंग, ये मेरा जी व्हाइट सोल्जर बन गए 3। यहाँ बाइंग करूंगा मैं, और बाइंग के बाद ये मैंने थोड़ी सी राइट आई मिली, ये मैंने एंजॉय कर लिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-15% की जो मुझे ट्रेड मिल गई अगले 3-4 दिनों में। ठीक हो गया जी। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो है जी ब्लैक रोज। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, KC100 का ये बहुत अपडेटेड चार्ट है जुलाई से। तो अब यहाँ देखें, ये पहली कंडीशन, ये बिल्कुल व्हाइट सोल्जर के ऑपोजिट है। इसमें भी वही 3 कंडीशंस होंगी, लेकिन व्हाइट सोल्जर के ऑपोजिट कंडीशन है। पहली कंडीशन इसमें ये है कि इसके अंदर 3 या 4 कैंडल्स होंगी। पहली कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये बेरिश पैटर्न है, तो इसको एक अप ट्रेंड में जाके बनना है, डाउन ट्रेंड में तो नहीं बनेगा ना, अप ट्रेंड में जाके बनेगा, तो इसकी ज्यादा एक्यूरेसी है। अब ये यहाँ पे अप ट्रेंड में बन रहा है तो एक्यूरेसी ठीक है। अब यहाँ भी इससे अगर कंपेयर करें, 44,000 है, ये लेवल 46 है, तो ये 2000 पॉइंट्स की रिकवरी के बाद ये चीज बन रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ब्लैक रोज बन गए इसके 3। ठीक है, यहाँ देखें, ये तो बिल्कुल अप ट्रेंड में आके 3 ब्लैक रोज बने। उसके बाद मार्केट अभी आज भी स्टेबल नहीं है, ये मार्केट ये जो है अभी रिसेंटली भी 3 बने हुए थे। उसके बाद एक बाइंग आई है अच्छी खासी, उस दिन पंजाब पेंशन फंड की बाइंग हुई है बेसिकली 3 बिलियन की। 300 करोड़ उन्होंने मार्केट में इंजेक्ट करना था, थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया था। तो वो वाली बाइंग थी जिसमें 800 पॉइंट्स है ना मार्केट ने दिखाए थे, 8 जुलाई की बात है। तो पीछे से जो ट्रेंड है ना वो वही है कि ये ब्लैक रोज बनी है, यहाँ देख लें।
तो इसमें वही तीन कंडीशंस फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 या 4 कैंडल्स होती हैं, इन मोस्ट केसेस में 3 होती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये अप ट्रेंड में जाके बनता है, बेरिश पैटर्न तो अप ट्रेंड में जाके बनेगा, एक्यूरेसी ज्यादा है। नीचे बने, डाउन ट्रेंड में बने या साइडवेज मार्केट में बने तो इसको अवॉइड करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। और आखिरी कंडीशन इसकी ये है कि इस कैंडल का जो लो है ना, इस कैंडल का लो यहाँ पे है, इस कैंडल का लो यहाँ है, अगली कैंडल का लो इससे नीचे होगा क्लोजिंग यहाँ पे, अगली कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे होगी यहाँ पे, हम कह देंगे कि ये हमारा ब्लैक क्रॉस पैटर्न आ गया। अच्छा, उसके बाद ये एक शूटिंग स्टार है, इसको पहले भी आपने अगर याद है आपको इन्वर्टेड हैमर में हमने इसको पढ़ा था। इन्वर्टेड हैमर 4 नाम है, इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, बेरिश हैमर भी कहते हैं, शूटिंग स्टार भी कहते हैं, और चौथा नाम है इसका हैंगिंग मैन, इसको हैंगिंग मैन भी कहते हैं। इसमें जी एक ही कंडीशन है कि ये अप ट्रेंड में जाके बनेगा तो इसकी एक्यूरेसी। अब अगर ये साइडवेज मार्केट में बनता है, जैसे कि ये बन रहा है यहाँ पे, ये किसी TGKC का चार्ट है, जुलाई के आसपास ही है, मतलब रिसेंटली चार्ट है ये। अब ये यहाँ पे देखें, ये बना हैंगिंग मैन, ये भी बना हैंगिंग मैन, अच्छी खासी डिप तो पहले ही आई हुई है, तो ये तो एक किस्म की साइडवेज मार्केट या डाउन ट्रेंड मार्केट में बन रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी नहीं मिलनी है आपको इतनी। इसकी एक्यूरेसी हमें कहाँ ज्यादा मिलेगी, जब ये अप ट्रेंड में बनने, ये अप ट्रेंड में बना, ये अप ट्रेंड में बना, ये पीछे वाला ये अप ट्रेंड में बना, फिर इसको आप देख लो ये अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो जब ये अप ट्रेंड में जाके बनेगा तब इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। हम सिर्फ इसको अप ट्रेंड में ही कंसिडर करेंगे, अदरवाइज इसको हम अवॉइड करेंगे। अच्छा, दूसरा आ जाता है जी ये आखिरी हमारा पायर्सिंग पैटर्न। ये पायर्सिंग पैटर्न जो है बुलिश पैटर्न है, तो इसके ऊपर लाजिम है कि ये डाउन ट्रेंड में जाके बनेगा। पायर्सिंग पैटर्न के अंदर सिर्फ 2 कैंडल्स होती है, एक देखें आपका पहली कंडीशन तो ये है कि डाउनवर्ड में बनेगा ना, एक अच्छी खासी ये डीप आई है। उसके बाद पायर्सिंग पैटर्न ये होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी इसके ऊपर लाजिम है कि ये पिछले जो रेड है उसका 50% से ऊपर तक क्लोजिंग दे। ठीक है, अब ये 50% से ऊपर की क्लोजिंग आई है इसकी, इस ग्रीन की, इस रेड वाले की 50% से ऊपर क्लोजिंग आई है। इस रेड ये जो पूरी कैंडल है ना, इसका 50% यहाँ पे आके बनता है, और ग्रीन कैंडल जो बनी इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके बाद मार्केट ठीक होगी। सही है, मैं इसको अगर आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो ये देख लेंगे अभी, ये आप बिना रेड एक आपका डाउन ट्रेंड चला, मतलब मार्केट नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में, पहली कंडीशन हमारी ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि चलें ये अब अगर अगली रेड ऐसी अगली ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है कि उसने इस कैंडल का, इसका 50%, ये जो कैंडल है ना रेड, इसका 50% ऑलमोस्ट यहाँ बनता है 50%, तो इससे ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास पायर्सिंग पैटर्न आ जाता है। और अच्छा, ये जो हमने अभी पैटर्न्स पढ़े हैं ना 7, इनके अलावा और कोई भी पैटर्न यूज नहीं होना। और आपको एक और बात यहाँ पे मैं ये बता दूं कि हम लोग ट्रेडिंग जो है इन पैटर्न्स की बेस पे नहीं करते। हम अब मैं आपको बात बताता हूँ, मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग को स्टार्स में कन्वर्ट करता होता हूँ। स्टार्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि मैं देखता हूँ जी, यहाँ पे चले एक शूटिंग स्टार बन गया, तो ये मेरे पास 1 स्टार ट्रेड हो गई, कि एक चीज मेरी फेवर में आ गई कि अप ट्रेंड में जाके मैंने एक शूटिंग स्टार देखी। फिर मैं इस दिन की सेटलमेंट देख रहा हूँ, वो भी अगर मेरे इस फेवर में आ जाती है तो मैं कहूँगा 2 चीजें मेरी फेवर में आ गई, कि अगर मैंने शॉर्ट करना है इसको ना, इसको अगर मैंने शॉर्ट करना है इस कैंडल पे, तो वो मैं कहूँगा मेरी फेवर में आ गई, तो मेरी ट्रेड होगी 2 स्टार। फिर मैं इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ से यूँ देखेंगे कि यहाँ देखें जी इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यूँ ड्रा करता हूँ तो ये भी मेरी फेवर में आ रही है चीज के, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा, यही रुकी जा रहा है, ये भी रुक गया, ये सारी कैंडल्स इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही, इस वाले पॉइंट को, तो मैं कहूंगा कि ये भी चीज मेरी फेवर में आ गई। 3 चीजें मेरी फेवर में आ गई, मेरी ट्रेड 3 स्टार बन गई। अब पीछे से फिर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा, ट्रेंड लाइन, कि यूं अगर ट्रेंड लाइन गुजर रही है और ट्रेंड लाइन भी अगर मेरी फेवर में आ जाती है तो मैं कहूँगा मेरी ट्रेड 4 स्टार होगी। फिर मैं RSI ओपन कर लूंगा, RSI 40 से नीचे, RSI भी अगर मेरी फेवर में है, ठीक है, या तो वो 40 तोड़ होगा या RSI डाइवर्जन शो कर रहा होगा, तो मैं कहूँगा कि मेरी जो ट्रेड है वो 5 स्टार बन गई।
इस तरह से और भी मैं कोई देखूंगा कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा होगा, ये कोई में भी कुछ भी बन सकता है, फ्लैग एंड पोल बन सकता है, इसमें कप एंड हैंडल बन सकता है, राइजिंग वेज बन सकता है, फॉलिंग वेज बन सकता है। कोई भी पैटर्न अगर मेरा बन रहा है, अगर वो भी मेरी फेवर में आता है तो मेरी ट्रेड 6 स्टार हो जाएगी। फिर मैं ईएमए का यूज करूंगा। ये सारी चीजें अभी हम जस्ट 1 स्टार में आपको पढ़ा रहा हूँ, वो हैं ये पैटर्न्स। आप सिर्फ अभी इस पे फोकस करें, आगे जाके ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। RSI ईएमए का यूज कैसे करना है बेस्ट वे में, उसके बाद सेटलमेंट रेशो को कैसे अपने फायदे में यूज करनी है, फिर हमने जो शेप्स होती है कप एंड हैंडल्स, फ्लैग एंड पोल्स, वो कैसे ड्रा करनी है और उनका कैसे यूज करना है। फिर हमने पढ़ना है कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें कैसे ड्रॉ करनी है कि जो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट हो, अच्छा रिजल्ट देती हो, एक्यूरेसी उसकी ज्यादा हो। तो ये सारे टॉपिक्स आगे जाके पढ़ेंगे। जब आप इन सारी चीजों को अपने इसको यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो आपकी ट्रेड अगर 5 स्टार मिनिमम, 4 स्टार मिनिमम बनती है, 3 या 4 स्टार आपकी मिनिमम बनती है, तो आप ये ट्रेड ले लेते हैं। मैं तो इस तरह करता होता हूँ, अगर मेरी ट्रेड 3 या 4 स्टार बन जाती है तो वो ट्रेड मैं ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, उसके ऑपोजिट ट्रेड जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो फेवर में जाती है। ठीक है, तो हम ये जस्ट अभी 1 स्टार हमारा कैलकुलेट होता है इससे कि ये एक अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार बना, तो 1 स्टार ट्रेड मेरी बन गई। बाकी फिर सारी चीजें मैं इसमें यूज करूंगा, अगर वो भी फेवर में आती है तब हम जाके ये ट्रेड लेते हैं। तो वो हम आगे आने वाले जो भी हमारी 8 9 10 क्लासेस होंगी, सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी कि उनको यूज कैसे करना है। फिर कुछ स्ट्रेटेजीज भी मैं बताऊंगा कि आप वो बड़ी अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है और वो बिल्कुल बैक टेस्टेड है, उनके रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आगे जाके आपको समझ आएंगी। अभी के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो आपका आपने पैटर्न्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, और पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड नहीं करना है, ये जस्ट हमें एक स्टार प्रोवाइड करेगा, हमारी ट्रेड 1 स्टार बन गई। ये हैमर बना डाउन ट्रेंड में, हमारी ट्रेड जो है 1 स्टार बन गई। ठीक हो गया। तो बाकी चीजें भी सारी हमने फिर यूज करनी होती है, तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा जो है ये हमारा जो है यहाँ पे ये आज की जो टॉपिक है ये खत्म होता है। तो मैं थोड़ा सा जो है ना आपको अब आगे बता देता हूँ कि इनको हमने यूज कैसे करना है ना। ये जो अब ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, ये वाला, तो इसके कुछ टूल्स होते हैं, यहाँ भी कुछ टूल्स लगे हुए हैं, कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये रेट दिया हुआ है, ये कुछ ये टूल पास है। तो इनको हमने कैसे यूज करना है, काफी लोगों को ये नहीं यूज करना आता होता है। अब ये बीएमए ब्रोकर क्या है, तो अब इसको हमने यूज कैसे करना है, इस चार्ट को, क्योंकि आगे से हम चार्ट पढ़ेंगे अगली क्लास से कि चार्ट्स की ट्रेंड लाइंस कैसे लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे लगानी है, तो आपको चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चार्ट का मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो नीचे वाली बार होती है ये आपको टाइम शो कर रही है, जनवरी फरवरी मार्च मई जो भी ना, ये आपको टाइम शो कर रही होती है कि मैंने पीछे जाना है, मैं यूं पकड़ के यूं पीछे चला जाऊंगा, या स्क्रॉल से भी कर सकता हूँ, इसको यूं पीछे चला जाऊंगा, ये 2020 आ गया, फिर आगे जाना है तो ये मुझे टाइम शो कर रहा है बेसिकली। और ये मुझे रेट शो कर रहा है, ये डीजी खान का हमने खोला हुआ, ये मुझे रेट शो कर रहा है यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ देखना कि ये कौन सा रेट था, तो ये दिखा देगा 130 रेट था, 130.41। ये चीज मुझे जो है वो प्राइस शो कर रही है उस शेयर की। अच्छा, ये जो है ये अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई इसका वो बनाता हूँ जी, कि मैंने इसको एनालाइज किया यूं करके, उसके बाद मैंने मैंने एनालाइज करके मैं चाहता हूँ मैं इसकी तस्वीर लेके रख लूँ ना। तस्वीर लेके अगर मैं रखना चाहता हूँ कि मुझे बाद में याद रहे, या अक्सर मैं शेयर करता होता हूँ, तो मैं यहाँ से ये आ जाता है टेक का स्नैपशॉट, ये मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इमेज आ जाती है सेव इमेज की। ये मेरे पास इमेज खुल गई, तो उसके बाद मैं यूँ जाके यहाँ से सेव कर सकता हूँ। ठीक होगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि फिर वापस आते हैं इधर। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको मैं बोलता हूँ तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, एस्केप दबाता हूँ तो ये वापस छोटी स्क्रीन हो गई। फिर ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मुझे रिजल्ट दिखा रहा है ना, इस दिन रिजल्ट आया होगा, अर्निंग पर शेयर आई है 2.63, इस दिन आई अर्निंग पर शेयर 4.67, मैं चाहता हूँ ये गायब हो जाए, खत्म हो जाए, नजर ना आए मुझे, तो ये इसको मैं क्लिक। उसके बाद मैं चाहता हूँ इंडिकेटर लगाना, इंडिकेटर्स पे आके मैं लिखता हूँ ईएमए, ईएमए आ गया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे RSI, तो ये मेरे पास RSI आ गया। तो यहाँ से जो है ना मुझे पता, ये मेरे इंडिकेटर्स ओपन हो जाते हैं, यहाँ से मैं इंडिकेटर्स अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है।
फिर ये जो है ये यहाँ से कैंडल्स निकलती हैं, लाइंस भी हम देख सकते हैं, लाइंस में भी हो सकते हैं, लेकिन हम कैंडल चूज करेंगे, कैंडल्स से हमारा सारा काम होता है। फिर यहाँ पे जो है ये मैंने 1 डे की कैंडल खोली है, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 आवर की खोलूँ तो ये 1 आवर के बाद एक कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये 15 मिनट के बाद आना शुरू हो जाए, तो ये 15 मिनट के बाद एक कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोबारा मैंने 1 डे खोल ली, ये डी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, चेंज हो गया। अच्छा ये जो है ना ये टूल्स है, इन टूल्स को हमने कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें ना काफी कंफ्यूजन हो जाती है, लोग काफी इनको कॉम्प्लिकेटेड टूल समझते हैं कि पता नहीं कैसे यूज होना है। इनमें हमने कोई यूज नहीं करना, बहुत कम यूज करने, टोटल कोई 7-8 यूज करने, इसके अलावा हमारा आज तक में मुझे कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपको भी यूज करने की जरूरत कभी पेश नहीं आएगी। तो अब हमने कौन से करने हैं, हमने ये जो पहला है, पहले का ये है एरो कॉलम, पहला हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये हमने यूज करना होता है। ये ट्रेंड लाइन हमने इसको पकड़ के हमने अगर ड्रॉ करना है तो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद अगर ये दूसरा आ जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ये पूरी स्क्रीन पे आ जाती है। जब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं यूं पकड़ के इसको क्लिक कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक हो गया जी, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। मैं ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी, जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करूंगा तो स्क्रीन पे आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि पूरी स्क्रीन पे ना आए, मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ से पीछे तक चला जाए, यहाँ से पीछे चला जाए, तो मैं इसको यूं क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ यहाँ से पीछे चलेगी। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ, रेड कर दिया मैंने, यहाँ से फिर वो पीछे जाके ड्रॉ हो गई। एक चीज और है, ये एरो आ जाता है, मैं चाहता हूँ कि मैं एरो से रिप्रेजेंट कर लूँ अपने आप को समझाने के लिए, या किसी को कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, या यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से ये नीचे आएगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एरो इस तरह मैंने यूज कर लिया कि मुझे बाद में याद आने लेके मैंने किसके लिए यूज किया था, या मुझे अगर किसी को बताना है तो इस तरह एरो यूज हो जाते हैं। बस इसमें से हमने 4 चीजें यूज करनी है, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, और ये एरो, बस बात खत्म। अच्छा इसमें हमने कुछ नहीं यूज करना, आगे वाले में हम आ जाते हैं। इसमें दो सिर्फ यूजेस हैं, एक है ये रेक्टेंगल का और एक है ये आर्क का। पहले रेक्टेंगल देख लेते हैं, रेक्टेंगल मैंने यूज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं देखता हूँ जी यहाँ पे स्पॉट है, तो मैं यहाँ से यूं पकड़ के ये ड्रॉ कर दी, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। खत्म करना है तो आपने इसको क्लिक करना है और ये डिलीट। मैं चाहता हूँ जी ये स्पॉट थी, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल जो है ना बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसको मैं यूं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, यूं भी लेके जा सकता हूँ, नीचे भी लेके आ सकता हूँ, यहाँ भी ला सकता हूँ, यहाँ भी ला सकता हूँ। ये इसको मतलब आपने सेलेक्ट करके ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते। ठीक हो गया जी। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे यूज है वो है आर्क। ये हमने अगर कभी कप एंड हैंडल ड्रॉ करने होते हैं ना, तो हमें तब ये जो आर्क है ना तब यूज करते हैं। अभी एक शेयर है CTM, मैं चाहता हूँ मैं इसका इसका मैं ड्रॉ करता हूँ जी। मुझे लगता है ये कप बन रहा है, तो ये मैंने 2 कप के ऊपर की साइड पकड़ के ये खुद ही नीचे आ जाएगा, ये आपका बन गया। मुझे लगता है अगला जो है इसका हैंडल बनेगा इस तरह से, तो ये मैंने पकड़ के बस 2 सिरे लगाए और ये नीचे लाया, तो इसका ये चीज बन गई। ठीक हो गया, ये कप एंड हैंडल आ जाता है। सरल में देख लेते हैं, यहाँ पे एक बना था, ये मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से पकड़ के यहाँ लगाया, ये मेरे पास कप बन गया। उसके बाद यहाँ से पकड़ के यहाँ लगाया, तो ये मेरे पास इसका है। तो ये इस तरह से मैंने इसका कप एंड हैंडल ड्रॉ कर लिया सरल। तो ये इसका ये यूज है, यहाँ से सिर्फ 2 यूज किया हमने। एक ये यहाँ अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ तो ये यूं पकड़ के मैं यूं ड्रॉ कर दूंगा, और दूसरा हमने वो आर्क यूज किया है, उससे हमने कप एंड हैंडल बनाना होता है तो उसमें यूज कर लिया। अच्छा ये जो है इसमें से हम सिर्फ एक चीज यूज करेंगे, हेड एंड शोल्डर, वो यूज होता है। अब हेड एंड शोल्डर जो है रिसेंटली मैंने यहाँ स्पोर्ट किया था, नेक शोल्डर। ये देख लें जी, ये अगर मैं इसको देखता हूँ जब ये बन रहा था उस टाइम स्पोर्ट हुआ था, लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड आ गया, ये आपका ये बन गया राइट शोल्डर। तो ये हेड एंड शोल्डर हमने यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये मैं अगर इसको उलट बनाना चाहता हूँ, ये हेड एंड शोल्डर, फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मुझे लगता है कि शायद ये भी बनता है।
मैंने यूं बना लिया, ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ये इन्वर्टेड था, ये सीधा था। तो यहाँ से मैंने हेड एंड शोल्डर ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी ना आप एक चीज और यूज कर सकते हैं, अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस लेनी है, आप सपोज करें आपने यहाँ पे बाई बाई कर लिया नेट्स ना, आपने लॉन्ग पोजीशन लिया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लिया और आप चाहते हैं टारगेट में यहाँ तक लूं, तो ये चीज आपको ना बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे देती है कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है इस पॉइंट पे, तो आपने जो स्टॉप लॉस रखा है वो 32 रुपीज का रखा है, टारगेट आपने 87 रुपीज रखा है, परसेंटेज में वो 16% आपका लॉस बनता है, 42% आपका टारगेट बनता है, और रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपकी 1:2.65 है, मतलब आपका जो आपने रिस्क रखा है वो 1 रुपया रखा है और आपका जो आपने रिवॉर्ड रखा है वो 2.65 रखा है। ये था ये मैंने लॉन्ग पोजीशंस का जब निकाला था, तो ये था लॉन्ग पोजीशंस का ना, लॉन्ग का, कि मैंने चला यहाँ कर लिया, यहाँ मैंने इसका स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ ये मैंने टारगेट रख दिया, मैंने यहाँ एंट्री अगर ले ली, तो उस हिसाब से ये अभी इसका बताएगा कि आपने जो स्टॉप लॉस रखा है वो 10 रुपीज का रखा है, टारगेट आपने 50 रुपये का रखा है, फिर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो 1:4.6, आपने 1 रुपये रिस्क पे रखा है और 4.6 रुपीज आपने गेन रखने के लिए आपने वो गेन रखे। ये था जी, आपने अगर लॉन्ग पोजीशन लेना है ना, ये आपकी बेसिकली फैसिलिटी के लिए यूज करना चाहे तो। मैं चाहता हूँ मैंने शॉर्ट पोजीशन करनी है, अगर मैंने यहाँ इस पे शॉर्ट की है हेड एंड शोल्डर ब्रेक होने पे, तो मैंने यहाँ अगर शॉर्ट किया तो मैंने अब शॉर्ट पोजीशंस के लिए मैंने कर लिया कि मैंने यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया और मैंने टारगेट रख दिया था यहाँ पे। तो ये बता रहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 18.71 रुपये ऊपर का है और आपका टारगेट 55.55। टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आपका 8.61% आपने वो स्टॉप लॉस रखा हुआ है और आपने टारगेट 25% का रखा हुआ है, और यहाँ से रेशियो रिवार्ड दिखा रहा है आपका 1:2.96, मतलब आप 3 रुपये ऑलमोस्ट जो है वो रिवॉर्ड के लेने के उसमें है और एक रुपया आपने रिस्क रखा हुआ। इसको पकड़ के फिर वही डिलीट दबा दें आप। आपने अगर एंट्री यहाँ की ना और आपका स्टॉप चले यहाँ चला गया, आप कहते हैं कि मुझे कितने परसेंट गेन मिला है, तो एक ये टूल यूज हो जाता है मैयर, आप यहाँ रखेंगे, यूं क्लिक करके ऊपर लेके जाएंगे, आपको दिखा रहा है कि ये यहाँ के रोक दिया कि मैंने यहाँ पे अगर एग्जिट करना है, मैंने 44.78 रुपीज का गेन किया है, वो परसेंटेज में ऑलमोस्ट 22% बनता है। तो अगर आप यूँ चाहते हैं कि आपको पता लगे कि आप कितने दिन होल्डिंग रखी है, आपने सपोज करें यहाँ बाय किया और आपने यहाँ तक होल्ड रखा है, तो आप इसको यूं भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये यूं दिखा देगा कि 29 बार्स बनती हैं, 2 दिन छुट्टी होती है मार्केट में, तो वो इसके अंदर मेरे ख्याल में ईद की छुट्टियां भी ऐड हो जाती हैं, तो वो 49 डेज आपका ऑलमोस्ट बन जाता है, और जो वर्किंग डे है वो 49 डे। तो ये आपको इस तरह से बता देता है, वर्टिकली आपको परसेंटेज बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टली भी आपको बता देता है कितने दिन आपने होल्डिंग रखी हुई थी। तो ये इनका यूज था। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, इसमें जस्ट आपने ट्रेंड लाइन यूज करनी है, कहीं पे अगर आपने कहीं पे भी ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ करनी थी तो ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई, मतलब आपने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैंने यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये यहाँ लगा दी। उसके बाद वही हॉरिजॉन्टल रे वो जहाँ से आप कहेंगे वहां से आगे लगती है, मैं चाहता हूँ यहाँ से आगे जाए, तो ये बिल्कुल यहाँ से आगे चलेगी। फिर इसमें ये एरो है, एरो वही मैं चाहता हूँ, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, तो ये इंडिकेट करती है मैंने। और उसके बाद यहाँ से जस्ट एक दो चीजें हैं, रेक्टेंगल और आर्क कप एंड हैंडल बनाने के लिए, और यहाँ से जो है पैटर्न है, सिर्फ एक पैटर्न यूज करना है नहीं, बाकी जो है ना सारे आपको कंफ्यूज करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं जाना, मार्केट बहुत सिंपल है कमाने के लिए, जितने कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे उतना आपको इशू होगा। अच्छा, उसके बाद जो है जी यहाँ से हेड एंड शोल्डर सिर्फ हमने लेना है, और अगर आप ये आपको फैसिलिटी देता है लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन की टारगेट बताने के लिए कि आपने कितना रिस्क टू रिवार्ड रखा है, ये आपका मेजर कर देता होता है यूं या नीचे। और अच्छा, ये एक और चीज़ है कि आपने अगर टाइप करना है ना कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट आ गया, ये नेटसोल का चार्ट है, नेटसोल का चार्ट आपने कहा बेरिश है, तो ये आपने सिलेक्ट किया, तो ये आप कुछ और टाइप करने बेशक, तो ये इस तरह से आप टाइप भी कर सकते हैं। तो ये यूज है, और ये मैंने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि आगे हम आने वाले टॉपिक्स में हम ये ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सारी RSI, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, कप एंड हैंडल कैसे होता है,
अब अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक ना ये इसका उस टाइम हैंडल होता है। तो ये देखें यहाँ भी यूज हुआ नेटसॉल्व में। तो ये चीजें बड़ी यूज होती हैं। हम आने वाले सारी क्लासेस में ये चीजों को बिल्कुल क्लियर होके पढ़ेंगे, सारी चीजें हमें समझ आ जाएंगी। तो अभी तक सिर्फ यही है। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर बाकी चीजें ट्रेंड लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह से शुरू करेंगे। आप भी इसकी प्रैक्टिस करें कि ये हमने जो चार्ट है इसके टूल्स जो हैं इनको कैसे अपनी फेवर में और कैसे बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये यहाँ से चीजें स्टार्ट करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आगे शुरू होने वाली हैं।